हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 16, जिसमें कि होंगे 1201 से लेकर 1300 तक के 100 इडियम आज हम कवर करेंगे। देख सकते हैं आप, सभी चीज़ें आपको पता होंगी। ये सभी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आजकल आप कर रहे हैं, तो सही चीज़ें चल रही हैं। मैं बस आपको इतना कहता हूँ कि 7 से 10 दिन, या अगर आप बहुत करें तो 15 दिन में आप अपनी मतलब मेजर वोकैब जितनी भी 90% तक वोकैब आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और पीडीएफ का यूज़ करते हैं अगर आप, तो वो तो और भी ज़्यादा आपको मतलब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम टाइम में आप मतलब बहुत जो मेजर वोकेबलरी होती है ना, मेन चीज़ वर्ड होते हैं, अगर ये ही आपके कंप्लीट हो जाएं तो बहुत तगड़े लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और रिवीजन के साथ चीज़ें मिल जाएं तो वो तो और भी अच्छी चीज़ है। बाकी ये एक जो मिथ था ना कि एक जो आपकी वोकैब है मतलब 3-4 हज़ार ये वर्ड हैं, साल साल भर लेकर बच्चे बैठे रहते थे, वो अब टूट चुका है। वो मतलब आप देख भी सकते हैं, सब चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, है ना। बस एक चीज़ कहूँगा कि आपके हाथों में वेपन्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं जो आपको मतलब जीत दिला सकते हैं, तो उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए आपके पास। बाकी आपकी मर्ज़ी जो भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और कुछ भी आपको क्वेरी हो, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो या पीडीएफ चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी 1-2 दिन में ही इसका कंपाइलेशन उतारेंगे। ये मतलब जितने भी ईडीएम हो गए हैं कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में इसका कंपाइलेशन मेरे ख्याल से आएगा। देखते हैं जैसा भी है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा ईडीएम होगा आज का, प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। अब देखो, प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स ये जो गेम होता है, एक मतलब मैं आपको बताऊं, जब जैसे पानी होता है ना, जैसे बच्चा है, अगर ये पत्थर मारता है तो ऐसे 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 करके वो मतलब पत्थर जो है उसको मतलब उसका एंगल कम रखना पड़ता है, तब जाके उसको फेंका जाता है। तो वो मतलब इस तरह की एक मोशन में चलता है, तो उसको ही डक्स एंड ड्रैक्स कहा जाता है। और इसका मतलब हो जाता है स्पेंड लेविशली, स्क्वेंडर्ड टू यूज़ रेकलेसली, है ना। और स्क्वेंडर्ड भी मैंने आपको करा रखा है, अगर आपको याद हो पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो। इसको अंदर लो, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा कर रही है, बाहर गेट पर खड़ी हो गई है लड़की, इसको अंदर लो, ये बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च कर रही है। कुल मिला के यहाँ पर बात थी डक्स एंड ड्रैक्स की, मतलब प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। तो देखते हैं इसका कंटेक्स्ट। मैंने आपको बताया खेल था एक, है ना, जिसमें बच्चे पत्थर को पानी की सतह पर उछालते थे। बार बार वह मतलब सतह को छूकर आगे की ओर बढ़ता था, जैसे कि मानो बत्तखें तैर रही हों। ठीक है, जैसे बत्तखें तैरती हैं इसी तरह से वो मतलब जो पत्थर है वो आगे बढ़ता है। यह एक अस्थायी और व्यर्थ गतिविधि मानी जाती थी, इसलिए इस खेल के नाम को प्रतीक रूप से इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो अपने पैसों या संसाधनों को लापरवाही से उड़ा देते हैं। देखो कंटेक्स्ट ये जो था गेम का, मतलब इस तरह से ये पत्थर जाता था। ये एक तरह से गेम नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए हो रहा है, इसके कोई सिर पैर नहीं है। वरना हर एक गेम में मतलब कंपटीशन होते हैं, मतलब प्राइज़ होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आया जाता है, जो भी सब चीज़ें मतलब चलती हैं। लेकिन ये केवल एक नॉर्मल सा ही है, गेम भी इसको कहना वैसे बेकार ही है। मतलब कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल नहीं है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। इसीलिए इसको एक अस्थायी और व्यर्थ गतिविधि, व्यर्थ गेम माना गया। ठीक है, अब अगर आप इस गेम की तरह इस जो ये एक मतलब गतिविधि कह सकते हैं, एक जो आप कर रहे हैं, ये पत्थर उठाकर मार रहे हैं, इसी तरह से अगर अपने पैसे या संसाधनों को खर्च करते हैं जिसके कोई सिर पैर ना हो, केवल आप खर्च किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा मतलब कि आप मतलब खर्च कर रहे हैं बिना कुछ देखे, आवश्यकता से अधिक आप खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डक्स एंड ड्रैक्स खेला जाता है बत्तखों की तरह, मतलब वो पत्थर जाता है, ऐसे ही आप अगर पैसे उड़ा रहे हैं अपने जिसके कोई सिर पैर नहीं है ना, तो इसका मीनिंग वही हो जाएगा। प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा प्लेड हैवॉक। अब कॉज डिस्ट्रक्शन, कहर बरपाना, नुकसान पहुंचाना। ये जो हैवॉक वर्ड है इसका मतलब ही निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब है लूटपाट करना, तबाही मचा देना बहुत तगड़े वाली। दे प्लेड हैवॉक विद एवरीथिंग, मतलब यहाँ पर तबाही मचा दी इन्होंने, है ना, लोगों के साथ। तो ये तो मीनिंग बेस्ड हो जाएगा, आपको ये हैवॉक का मीनिंग अगर पता होगा तो हो जाएगा। पुराने समय में युद्ध के दौरान प्ले हैवॉक बोलना सैनिकों को खुली लूट और तबाही की अनुमति देना होता था।
मतलब लूट लो, कर दो काम खराब, यहाँ पर मतलब पूरी तरह से विध्वंस कर दो। तो वहीं से ये ईडियम बन चुका और इसका मीनिंग भी हो गया मतलब तबाही मचाना। नेक्स्ट ईडियम है हमारा पॉकेट एन इंसल्ट। अब देखो इंसल्ट आ रहा है तो आपको थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि इंसल्ट की बात हो रही होगी, तो वो ही मीनिंग हो जाएगा बियर एन इंसल्ट क्वाइटली। टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, आप कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और सहते जा रहे हैं अपनी इंसल्ट को। टू पॉकेट, किसी चीज़ को अपने पास चुपचाप रख लेने के अर्थ में प्रयोग होता है, पता ही है आपको। जब कोई अपमान सह लेता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो ऐसा माना जाता है कि मानो उसने उसको जेब में रख लिया, मतलब वो सह गया, उसने चुपचाप उस इंसल्ट को रख लिया है। ठीक है, जैसे उसने अपमान को अपनी जेब में रख लिया हो, चुपचाप स्वीकार करके। यह एक तरह की आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति मानी जाती है, मतलब कि अपमान सहना, पॉकेट एंड इंसल्ट। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। इमेज देख सकते हैं, मतलब सब इसकी इंसल्ट कर रहे हैं लेकिन ये सबको पॉकेट में डालता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ईडियम पॉइंट ब्लैंक। इजी है, कहीं अगर आपने गेम खेले होंगे, काफ़ी सारे गेम फेमस हैं, तो पॉइंट ब्लैंक तो आपको पता ही होगा, मतलब डायरेक्टली क्लोज इनफ टू हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट, मतलब बहुत करीब से। तोपों की फायरिंग से जुड़ा है। पुराने समय में तोप से निशाना लगाते समय एक सफ़ेद केंद्रित बिंदु होता था, देख सकते हैं, इस पे मारना होता था, तो अगर इस पर मार देते थे तो पॉइंट ब्लैंक होता था। ठीक है, जिसे सीधे लक्ष्य कर फायर किया जाता था, यानी बिना घुमाए, बिना तिरछा किए, यहाँ पर नहीं मारना, यानी केवल पॉइंट ब्लैंक में। ठीक है, यह अभिव्यक्ति आम भाषा में आने लगी और धीरे धीरे किसी बात को साफ सीधा बिना किसी घुमा फिरा कर कहने या करने के संबंध में इस्तेमाल होने लगी। ठीक है, पॉइंट ब्लैंक का मतलब है डायरेक्टली, बिल्कुल एकदम जो उसका मेन पॉइंट है, जो टारगेट है, सेंटर है ना, उस पर ही हिट करना, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज़ें करना। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाएगा पोक वंस नोज, मतलब कि टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, या फिर इंटरफेयर और मेडल, दोनों ये सभी, मतलब टांग अड़ाना किसी चीज़ में। पोक क्या होता है? घुसाना, है ना, पोक करना किसी चीज़ को। और नोज़ का जो पहले एक रेफरेंस निकलता था, निजता और व्यक्तिगत मामलों में दखल देने को दर्शाता था। क्या? नोज़। ठीक है, अब नोज़ को आप कहीं किसी के दूसरे के इंटरफेयर में, मतलब दूसरों के इंटरेस्ट में आप नोज़ घुसा रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा मतलब आप मतलब बीच में आ रहे हैं, वहाँ पर उनके जो पर्सनल उनका मैटर चल रहा है उसके बीच में आपने नाक अड़ा दी, है ना। वैसे तो टांग अड़ाना होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर पोक वंस नोज़ है ना। पुराने समय में जब कोई व्यक्ति अनचाही रूप से दूसरों के मामलों में दखल देता था तो यह कहा जाने लगा कि वह अपनी नाक घुसेड़ रहा है, यानी पोकिंग हिज नोज। यह वाक्यांश तब से लेकर अब तक हस्तक्षेप या टांग अड़ाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने लगा। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स बिजनेस, तो देख सकते हैं, है ना, अंदर बात चल रही है और ये अपनी नाक घुसाना चाह रही है, मतलब यहाँ पर उनकी बात सुन रही है। नेक्स्ट इडियम है पोर ओवर, गो थ्रो, है ना, ध्यान देना। पोर शब्द का अर्थ होता है ध्यान से देखना या फिर गहराई से अध्ययन करना। ठीक है, पोर वैसे आपको पता होगा छिद्र, सुराख, है ना, ये भी होता है, छेद होता है। और ध्यान में लीन होना या फिर सोचना। ठीक है, तो ध्यान से देखना, गहराई से अध्ययन करना, ये वही मीनिंग, उसके कई सारे मीनिंग हो जाते हैं, मीनिंग बेस्ड कह सकते हैं, है ना। तो पोर ओवर का मतलब गो थ्रू हो जाएगा, मतलब ध्यान देना। यह इडियम शुरू में पुस्तकों और दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए यूज़ होता था। समय के साथ यह किसी भी चीज़ पर गहराई से ध्यान देने के लिए यूज़ होने लगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मीनिंग बेस कहूँगा। पोर का मतलब आपको याद रखना है, छिद्र से अलग भी इसका मतलब ध्यान में लीन होना, ध्यान लगाना किसी चीज़ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है पोटलक डिनर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बार पेपर में भी आया है, बाकी तो आए तो सारे ही हैं, PYQ ही हैं, लेकिन पोटलक डिनर ये मेरे एग्ज़ाम में आया है, इसलिए मतलब अच्छा इडियम है। डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लाता है। देखो, पोट तो हो गया, पोट कोई बर्तन, है ना, और लक हो जाएगा लक। ठीक है, किस्मत। अब देखो, जब कोई बिना पूर्व सूचना के किसी के घर आता था तो उसे जो भी पहले बना हुआ है भोजन, है ना, वो ही परोसा जाता था, ये उसकी किस्मत हुई, इसलिए लक यहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, आपके घर कोई मेहमान आया, बिन बुलाया मेहमान, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो आपने जो बना रखा है, आप ऑब्वियस सी बात है उसको अगर बचा हुआ है तो वो ही बना कर देंगे, या अपने खाने से पहले उसको देंगे, तो वही खाने को मिलता था, उसका लक हो जाता था। और पोट हो जाता बर्तन, जो यानी कि बर्तन में है, जो किस्मत से आपके बर्तन में है वो ही आपको खाने को मिलेगा। इसे टेकिंग पोटलक कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हुई। चेंज कैसे हुई? पोटलक डिनर ये बन गया ऐसा सामाजिक भोज जहाँ आमंत्रित व्यक्ति एक व्यंजन लाता है और सब मिलकर खाते हैं। अब देखो, जैसे कई सारे लोग हैं, हर कोई अपना अपना टिफ़िन लाएगा,
भाई किसी सेकंड पर्सन को नहीं पता कि ये मेरे बराबर वाला अपने टिफ़िन में क्या लाया है, तो वहाँ पर भी लक वर्ड यूज़ कर जाएगा। मतलब सब मिल बांट कर खाएंगे तो उसको क्या पता किस्मत में क्या खाने को मिल जाए। तो वही है पोटलक डिनर। सबके बर्तन में किस्मत से अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया है। तो रात का खाना जहाँ पर बेसिकली आप इतना याद रखें, मतलब कोई ना कोई मतलब हर कोई है ना, वो खाने के लिए कुछ ना कुछ लाया है। तो पोटलक डिनर मतलब जहाँ पर सबका कंट्रीब्यूशन हो खाने में। नेक्स्ट इडियम है हमारा पॉर आउट वंस हर्ट। पॉर मतलब कि ये हो जाता है उड़ेलना, है ना, निगलना भी हो जाता है, उड़ेलना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। टू एक्सप्रेस ओपनली तो इजी हो जाएगा, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात को बाहर निकाल देना। इजी इडियम है, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पॉर हो जाएगा, या फिर थ्रो कोल्ड वाटर, है ना, पानी फेर देना, हिंदी में सुना होगा, तो वही है ये। टू डिस्करेज बाय शोइंग इंडिफरेंस, पानी फेर देना, हतोत्साहित करना। अब देखो किसी जोश या उत्साह को ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पानी, ठंडा पानी डालना, है ना, वही चीज़ है कि जैसे आग पर पानी डाला जाता है, बुझ जाती है, तो किसी चीज़ को शांत करने, रोकने के लिए यह संकेत दिया जाता है कि मतलब थ्रो कोल्ड वाटर, इसके ऊपर पानी गिर दो। ठीक है, मीडियम ईजी हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो इन्होंने पानी फेर दिया उस पर, तो वो मामला ख़राब कर दिया, इन्होंने हतोत्साहित कर दिया चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा प्रोमिस द अर्थ। अब देखो, प्रोमिस्ड एन इम्पॉसिबल थिंग, चांद तारे तोड़ने का वादा करना, असंभव चीज़ों का वादा करना। अब कोई कह रहा है मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी खरीद कर दे दूंगा, है ना, मेरी सोना बाबू, मैं तुम्हें पूरी की पूरी अर्थ, ठीक है, वो गिफ्ट में दूंगा। तो ये तो मतलब वही बात हो रही है कि चीज़ चांद तारे तोड़ने वाली, जैसे कि मैं तो चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो असंभव चीज़ों का वादा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेमी है वो प्रेमिका को अर्थ देना चाह रहा है, पूरी की पूरी पृथ्वी देना चाह रहा है। तो इजी हो जाएगा ये भी। जैसे कोई व्यक्ति अत्यधिक और अव्यावहारिक वादे करता है, जैसे पूरी पृथ्वी तक देने का वादा करना, ये एक अतिशोक्ति ही होती है ना। तो यह दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति असंभव चीज़ों का वादा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वादे पूरे निभाने की क्षमता नहीं रखता। तो मेरे हिसाब से इडियम इजी है, हो चुका होगा। प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट, इजी है, मतलब एक ब्लूप्रिंट को प्रोवाइड करा देना। गिव ए डिटेल्ड प्लान और स्कीम, ब्लूप्रिंट होता ही है मतलब एक जो बनता है ना, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक प्रोटोटाइप टाइप सा एक बनता है ना, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर किसी इमारत या मशीन की डिज़ाइन की प्रतिलिपि कॉपी बनाने में इस विशेष प्रक्रिया का उपयोग करते थे। इसमें डिज़ाइन सफ़ेद रंग में नीली पृष्ठभूमि पर छपती थी, इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता था। इस शब्द का प्रयोग वास्तविक डिज़ाइन या योजना के अलावा किसी भी स्पष्ट विस्तृत योजना या दिशा निर्देश को दर्शाने के लिए होने लगा। तो मेरे हिसाब से ब्लूप्रिंट का मतलब आप समझ चुके होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और वो आपको प्रोवाइड कराया गया, तो आपको सारी की सारी डिटेल उस चीज़ की मिल गई। पब्लिक एनिमी नंबर 1, ठीक है, समवन हु इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ए ग्रुप और कम्युनिटी, सबसे खतरनाक व्यक्ति या नापसंद व्यक्ति। देखो एक टाइम पर ना जो FBI होती है उसने देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को चिन्हित करने के लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 का टैग देना शुरू किया। पब्लिक एनिमी मतलब जो जनता का एनिमी होता है। नंबर फर्स्ट पर कौन आया, वो था जॉन डिलिंजर। ठीक है, ये नाम था पब्लिक एनिमी नंबर 1 की लिस्ट में। यह टैग इसी को दिया गया। इसका प्रयोग अब ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसे समाज या किसी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। देख सकते हैं आप, ये जॉन डिलिंजर है, इसको पब्लिक एनिमी नंबर 1 का दर्जा दिया। मतलब ये जो आम जनता है, पब्लिक है, उसके लिए खतरा है। मतलब इजी इडियम में सीधा पढ़कर पता लग रहा है सबसे खतरनाक या नापसंद व्यक्ति का होना। पुल ए फेस, पुल क्या होता है, उठाना, खींचना। आपने अपना फेस खींच लिया है, तो पुल ए फेस मतलब कि शो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाय मेकिंग एन अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन। बेकार बेकार से आप मुंह बना रहे हैं, मुंह बनाना, नापसंदगी जताना। पुल का अर्थ यहाँ पर हो जाता है मतलब वही चेहरे की मांसपेशियों को खींचना, जिसे अजीब, असंतोषजनक और मजाकिया भाव में किया जाता है। आमतौर पर यह मुंह बनाना, चिढ़ाना, नापसंदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इडियम इजी है। पुल ए फेस मेरे हिसाब से आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शी नहीं होगा तो ही होगा। ही पुल्ड ए फेस एट द फूड। देख सकते हैं पुल्ड फेस मतलब बेकार बेकार से मुंह बना रहा है, ये भी बना रही है लगे हाथ। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल ए फास्ट वन। प्ले ए ट्रिक, ट्रिक समवन, चाल चलना, धोखा देना। अब देखो पुल तो वही हो जाएगा किसी चीज़ को खींचना, उठाना, है ना। फास्ट वन किसी चीज़ को तेज़ी से किसी चीज़ को उठा देना, है ना, खींच लेना। तो फास्ट वन का मतलब यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, ऐसा काम जो इतनी तेज़ी के साथ, चतुराई के साथ किया गया हो कि सामने वाला पकड़ ही ना पाए, है ना। मान लो आपके सामने
एक नोट रखा है, 2 बंदे सामने बैठे हैं, एक ने बड़ी सफाई से, बड़ी तेज़ी के साथ, फास्ट तरीके से उसको साफ़ कर दिया और सामने वाले को पता भी नहीं लगा, तो इसको कहा जाएगा मतलब कि पुल ए फास्ट वन, मतलब कि उसने धोखे से चाल चलकर उसने वो चीज़ साफ़ कर दी है। जालसाजी, ठगी और चालबाजी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल ए लॉन्ग फेस, वही चीज़ हो जाएगी लॉन्ग फेस बनाना। अब देखो लॉन्ग फेस तो सीधा ये देखना, आप थोड़ी देर देखना, ये इडियम ख़त्म, मतलब दुखी होना, मुंह लटकाना, इडियम ईजी हो जाएगा, डिजेक्टेड, लुक सैड, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल ए रैबिट आउट ऑफ ए हैट, इडियम ये भी ईजी है, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अजूबा करना। जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है, कबूतर निकालता है, तो यहाँ पर रैबिट है, तो वही कुछ आश्चर्यजनक कर देना, ठीक है, जादू की दुनिया से आया है। जैसे जादूगर टोपी से अचानक खरगोश निकाल देता है तो सभी चौंक जाते हैं, असंभव लगता है, चमत्कार लगता है, तो ईजी हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल समवन अप, पुल समवन अप फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी का है, आप मार्क कर सकते हैं। क्रिटिसाइज समवन, रिप्रीमेंड मतलब कि आलोचना करना, रे प्रेमानंद बाबा जी की तूने आलोचना क्यों करी, ठीक है, या फिर रे प्रेमानंद बाबा जी ने तेरी आलोचना करी, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पहले करा रखा है। मुहावरा जो है सेना और नौसेना से जुड़ा हुआ है, पुल अप वहाँ पर यूज़ करते थे किस लिए, किसी चीज़ को अचानक रोक देने के लिए। जब कोई सैनिक कर्मचारी अनुशासनहीन व्यवहार करता था तो अधिकारी उसे पुल अप कहते थे, है ना, पुल अप करते थे, अचानक रोकते थे, पूछताछ करते थे, फटकार भी, डांट फटकार लगा देते थे कि तूने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे ये जो है सामान्य जीवन में भी फैल गया, इसका अर्थ हो गया किसी को उसकी गलती पर डांटना या अनुशासित करना, आलोचना करना उसकी। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल समवन लेग, टू मेक फूल ऑफ, प्लेइंग ए जोक विद समवन, टू टीच समवन, मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना। वैसे तो इसकी हिस्ट्री मतलब थोड़ा सा अपग्रेड हुई है, तो वो चेंज हुई है, लेकिन मैं आपके दिमाग में फर्स्ट इम्प्रेशन के तौर पर एक चीज़ कह सकता हूँ कि मान लो आप 2 दोस्त हैं, ठीक है, पुल्ड समवन लेग, आपने मतलब अपने दोस्त की टांग खींच रहे हैं, तो हिंदी में आपने क्या ये चीज़ सुनी है, टांग खींचना। अब टांग खींचना का मतलब है मजाक उड़ाना। अब मान लो इसकी टांग खींचकर आपने इसको गिरा दिया, फिर 4 लोग यहाँ पर हंसने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर, ठीक है, तो ये वही चीज़ है मजाक उड़ाना। लेकिन इसका हिस्ट्री थोड़ी सी आपको मतलब अटपटी सी लग सकती है, क्योंकि चेंज बहुत ज़्यादा इसमें हुआ है। मतलब पुराने ज़माने में कुछ जो जेब कतरे होते थे, मतलब पिक पॉकेट्स या फिर लुटेरे होते थे, राह चलते लोगों को टांग खींचकर गिरा देते थे, फिर वे उनका सामान चुराते थे। धीरे धीरे ये हिंसक तरीका मजाकिया अभिव्यक्ति में बदल गया, यानी अब टांग खींचने का मतलब किसी को गिराना नहीं बल्कि उसको हंसी में उलझाना हो गया। मैं इसलिए ये लिखना ज़रूरी था, वैसे तो इसको नहीं भी लिखो नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री इसकी यहीं से ही बनी है, बना है इडियम यहीं से है, तो ये बताना ज़रूरी था। बाकी टांग खींचना हिंदी से आप इसको रिलेट करें, सीधा सीधा टांग खींचना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट इडियम है पुल समथिंग ऑफ, अगेन फ्रेजल वर्ब, मेक समथिंग हैपन, कुछ कर दिखाना, सफल होना। पुल ऑफ का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को खींचकर अलग कर देना। मुहावरे के रूप में इसका जो मतलब बना, मुश्किल परिस्थिति में कुछ हासिल कर लेना। पुल शब्द प्रयत्न, संघर्ष का प्रतीक है, ऑफ सफलता का, समाप्ति का, इसलिए जब कोई कहता है ही पुल्ड इट ऑफ तो इसका मतलब हो गया उसने कठिन कार्य को कर दिखाया है, ठीक है। तो नहीं याद होता है कोई नहीं, स्टार मार्क करके आप रख सकते हैं, बाद में टैकल करेंगे फ्रेजल वर्ब में, या आप अपने एंड से भी इसको सीधा सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब होती ही ऐसी है, इनके सिर पैर कुछ नहीं होते, कई बार मैंने आपको बता लिया, दिक्कत बहुत देती हैं। नेक्स्ट इडियम है पुल स्ट्रिंग्स, मतलब कि यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, मतलब कि व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करना। देखो पपेट शो होता है ना, कठपुतली, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जब कोई कठपुतली चलाता है तो वह पीछे से डोरियाँ, पीछे या फिर ऊपर से बनती है वैसे, ठीक है, स्ट्रिंग खींचकर उनको नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है जितने भी ये कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, उनको, इन सभी को इस बंदे ने मतलब डोमिनेट कर रखा है, इनके कंट्रोल में है सारे, है ना, तो इसने अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है इसमें। ये चाहे तो मतलब इसकी मर्जी है, जो ये कराना चाहेगा बोलेगा वो ये करा सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने पर्सनल इन्फ्लुएंस इन पर लगा रखा है। पुल स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग, जो ये रस्सियाँ होती हैं इनको खींचना, खींचने का मतलब वही है, इनको खींचना, ढीला छोड़ना, तो ये यहीं से ही एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हैं पपेट्स, तो सीधा सीधा इसका मतलब हो गया इसने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस मतलब इनमें डाल रखा है, मतलब डोमिनेट कर रखा है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहुंच या प्रभाव का उपयोग करके दूसरों को
बिना सामने आए नियंत्रित करता है या कोई काम निकलवाता है तो कहा जाता है स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। ठीक है, इडियम आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है पुल द प्लग। अब प्लग को बाहर निकाल लेना, किसी चीज़ को रोक देना। बिजली आ रही थी, आपने प्लग को बाहर निकाल दिया, वो बंद हो गई, आपका जो मशीन है वो बंद हो गई। तो इजी सा है, हो जाएगा। प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग, मतलब कि राह में रोड़ा अटकाना या फिर रोक देना चीज़ों को। इलेक्ट्रिकल मेडिकल संदर्भ से माना जाता है, किसी मशीन की पावर सप्लाई को बंद करने के लिए प्लग खींचा जाता है तो वो बंद हो जाता है। इसको योजना, प्रोजेक्ट और हर जगह आजकल यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट इडियम है पुल द वूल ओवर समवंस आई। रिसीव समवन बाय टेलिंग लाई, मतलब कि धोखा देना, किसी को आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अब देखो, इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के समय में ना लोग विग बहुत ज़्यादा पहनते थे जो ऊन से बनी होती थी। जब कोई धोखा देने के लिए किसी की आंखों पर विग खींच देता था या कपड़ा डाल देता था तो व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता था। तभी से यह मतलब वाक्यांश किसी की आंखों पर पर्दा डालना किन रूप में प्रचलित हुआ, मतलब आपने उसको धोखा दे दिया है। किसी की आंखों पर विग खींच देना और कपड़ा डालना से मुझे अपना 12th वाला फेज़ याद आ रहा है। कॉलेज में हम ये बहुत करते थे, मतलब कई सारे लड़के इकट्ठे होकर मतलब कुछ एक कपड़ा इसके सिर पर डाल देते थे। ये कुछ नहीं देख पा रहा कर इसके मतलब सिर पर बजा दिया, मतलब पूरे मुक्के लाद घुसे पूरे बजा रखे, नीचे गिर दिया इसको, और मतलब मार मूर के सब मतलब इधर उधर हो जाते थे। वही चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर धोखा देने वाली बात हो रही है कि आंखों पर पर्दा डाल देना, किसी को धोखा देना। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर वूल ओवर वूल क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय विग चलती थी, ऊन से बनी होती थी, वूल से बनी होती थी। तो उसी को ही वे मतलब जैसे ये है ना, वैसे तो इसने एक्स्ट्रा पकड़ रखा है, ये इतनी होती थी, इसी को ही नीचे कर दो, है ना। मान लो कैप पहनते हैं हम सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए, उसी को नीचे कर देते हैं तो आँख कुछ भी देख नहीं पाती। तो ऐसे ही जो ये विग है इसको खींच देना नीचे की तरफ, तो ये कुछ भी देख नहीं पाएगी। और मतलब कहीं ना कहीं धोखे वाली सेंस इसमें बैठ रही है। किसी की आंखों में धूल झोंक देना या फिर उसकी आंखों पर पर्दा डालना और तब अपना काम निकालना, तो कहीं ना कहीं ये इसको धोखा दे रहा है। नेक्स्ट इडियम है पुल टुगेदर। वर्क हार्मोनियसली, मतलब कि मिलजुल कर काम करना। राफ्टिंग की दुनिया से आया है, नाव चलाने से जुड़ा है, जहाँ सभी नाविक एक ही दिशा में एक साथ ताकत लगाकर चप्पू खींचते हैं। टीम वर्क का प्रतीक बन गया। समय के साथ यह कहावत किसी भी सहयोगात्मक प्रयास के लिए प्रयोग होने लगी, क्योंकि जैसे फॉरवर्ड करते हैं, है ना, मूव फॉरवर्ड, वो आपने राफ्टिंग करी होगी तो वो इंस्ट्रक्शन देता है ना, गाइडलाइन बताता है, जो भी जैसा भी है। तो पुल टुगेदर वहाँ पर यूज़ होता है, वहीं से निकला है, मतलब कि एक साथ एक लय में, जैसे ये आगे हैं तो ये सबके आगे होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक पीछे कर रखा है, मतलब एक साथ वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो मिलजुल कर काम करना इसका मीनिंग हो जाएगा। पुल अप योर सॉक्स, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, अधिक प्रयास करना, मेहनत बढ़ा देना। सैनिक और खिलाड़ियों को अनुशासन और तैयारी के प्रतीक के रूप में मोजे ऊपर खींचने, सॉक्स को पुल अप करने की सलाह दी जाती थी। यह तैयारी और सतर्कता का प्रतीक बन गया, ठीक है। मान लो जैसे कोई सोल्जर है, वो जंगल में कहीं अपने ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो सॉक्स को ऊपर करना एक वो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी कि बिल्कुल रेडी रहना। अगर आपके मोजे ढीले हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल फीते भी कस कर बांधना, मोजे पुल अप कर लेना। तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार रहो, बिल्कुल आगे क्या होने वाला है हर चीज़ के लिए तैयार रहो। मतलब सतर्कता तैयारी का प्रतीक बन गया कि आप तैयार रहो पूरी चीज़ के लिए, है ना। तो टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट की सेंस में भी ये यूज़ होने लगा कि आपको अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, जो आप अपना नॉर्मल अभी आप मतलब पहरेदारी कर रहे थे इस जगह की, अब आपको किसी एक ऑपरेशन पर भेजा जा रहा है, वहाँ पर आपको अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, तो अपनी सॉक्स ऊपर कर लो, जूतों में फीते बांध लो, अपना ड्रेसअप बढ़िया एकदम कॉस्ट्यूम अपनी जो भी है ना, ड्रेस वगैरह उसको अच्छे से पहनो और जाओ। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना है, तभी आप इतने अच्छे से रेडी होंगे, अपनी सॉक्स को पुल करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। नियंत्रण में रहकर काम करना, इसकी जो जड़ें हैं मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ी हैं। अभी वैसे पुल टुगेदर भी आया था, ठीक है। यहाँ पर योर सेल्फ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लग सकता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा नियंत्रण में रहकर काम करना। इसका तात्पर्य है अपने बिखरे हुए विचारों और भावनाओं को खींचकर दोबारा एकजुट करना। फ्रेजल वर्ब है, दिक्कत दे सकती है, अगेन कह रहा हूँ।
इसका जो इस्तेमाल जो होने लगा भावनात्मक रूप से जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से स्थिर होने की सलाह दी जाती है, उनके लिए ये यूज़ होने लगा। मतलब नियंत्रण में रहना, है ना। आपका दिल टूटा है लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल करना है, चीज़ों को सेंटर में रहना है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल्ड ऑल द स्टॉप्स टू डू समथिंग विद मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी। मतलब अधिकतम प्रयास करना, आसमान पाताल एक करना कहते भी है हिंदी में। देखो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक जो वाद्य यंत्र होता है ना, वो है, ये चर्च में यूज़ होता है, संगीत से जुड़ा हुआ है। पाइप ऑर्गन इसका नाम होता है, बड़ी पंप वाली वाद्य यंत्र। देखो ये होता है पाइप ऑर्गन। ये जो है ना, ये पाइप लगे होते हैं, ये जितने भी हैं ये पाइप हैं, ठीक है। इनमें एयर पास की जाती है, चाहे वो आप कर सकते हैं, कोई ब्लोवर हो सकता है ना, ब्लोवर से भी आप कर सकते हैं, या कोई भी मशीन जैसे आज कल एयर वाली चलती भी हैं काफ़ी सारी, उनसे भी मैनुअली वे हवा भरते थे, है ना। ब्लोवर भी हो सकता है। अब देखो इनमें लगे होते थे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप लगे होते थे, और स्टॉप का मतलब है इनमें एक एक में हवा भरी जाती थी, और ये हर एक अपनी अपनी एक मतलब आवाज़ निकालता था, ठीक है। अब स्टॉप से ये कंट्रोल होते थे। मान लो आपको ये स्टॉप करना है ना, तो आप यहाँ पर स्टॉप लगा देंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा, इसमें एयर वगैरह का फ्लो रुक जाएगा, बाकी सारे एक्टिव रहेंगे। तो वहीं से ये इडियम निकला। स्टॉप नामक कंट्रोल होते थे जिनसे विभिन्न पाइप्स को चालू या बंद किया जाता था। जब कोई वादक सारे स्टॉप हटा देता था, सारे के सारे स्टॉप हटा दो, सभी में एयर पास होगी, है ना। एयर से सब में मतलब आवाज़ आएगी, मतलब संगीत बजेगा, अच्छी अच्छी इसमें ध्वनि निकलेगी, तो सभी के सभी स्टॉप हटा दो, पुल्ड खींच लो सभी के सभी स्टॉप को, तो कहा जाता था पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि जितने भी स्टॉप लगा रखे हैं वो सभी डीएक्टिवेट कर दो, हटा दो, मतलब सब में एयर फ्लो होनी चाहिए। तो वह सबसे ऊंची, जोरदार और भव्य ध्वनि निकालता था। इसलिए यह वाक्यांश धीरे धीरे इस अर्थ में प्रयोग होने लगा कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत, संसाधन या क्षमता को झोंक दे, जितनी भी उसमें कैपेसिटी है ना। अगर सभी स्टॉप बाहर रहेंगे तो इनमें सभी में एयर फ्लो करनी पड़ेगी, ब्लोअर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसमें एयर फ्लो करने के लिए, तो भी आपको अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी स्टॉप वहाँ पर नहीं लग रहा है, सभी के सभी आपने पुल्ड कर लिए हैं, हटा लिए हैं। तो अब आपको सभी एक जितने भी पाइप होते हैं सब में एयर फ्लो करना पड़ेगा। आपको अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम एफर्ट के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है पुल द चेस्टनट्स आउट ऑफ फायर। अखरोट होते हैं, मीनिंग हो जाएगा इसका एकम्प्लिश ए डिफिकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, मतलब कि किसी और के लिए कठिन कार्य करना, जोखिम उठा देना। अब देखो बहुत फेमस एक कहानी है, फ्रेंच कहानी है, मंकी एंड द कैट। इसमें जो बंदर होता है, मंकी होता है, वो चालाकी से बिल्ली से एक चीज़ करने के लिए मना लेता है कि मैं आग में अखरोट डालूंगा, तुम अपने पंजे से वे अखरोट मेरे लिए निकाल देना और मैं खा जाऊंगा। तो वही चीज़ है, मतलब बंदर चालाकी से बिल्ली को यह मना लेता है कि वह जलती आग से जो चेस्टनट्स होते हैं, भुने हुए फल वैसे अखरोट होते हैं, उनको बाहर निकाले। बिल्ली अपने पंजे से आग में से चेस्टनट निकालती रहती है और उसके पंजे जल जाते हैं, और बंदर मतलब आराम से सारे के सारे फल खाता रहता है। यानी किसी और के फ़ायदे के लिए खतरा उठाना, खासकर जब खुद को कोई लाभ न हो, ठीक है। यहाँ पर बिल्ली को कोई लाभ नहीं हुआ है, सारा का सारा लाभ इसको हुआ है, बंदर को। तो किसी और के लिए कठिन कार्य करना, जोखिम उठाना किसी और के लिए, ठीक है, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप इसको आराम से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इडियम है पुल्स नो पंचेस, मतलब कि स्पीक्स फ्रैंकली, खुलकर बोलने वाला, स्पष्ट बोलना। मुक्केबाजी से आया है, सीधा सीधा पंच से आप रिलेट कर सकते हैं। असली मुक्केबाजी में जब कोई मुक्केबाज किसी पर पूरी ताकत से प्रहार नहीं करता तो कहा जाता है वह पंच को पुल कर रहा है। वो पंच को 100% एफिशिएंसी के साथ मारने के बजाय उनको पुल कर रहा है, खींच रहा है ना, यानी जानबूझकर धीरे या अधूरा मार रहा है। जब कोई पुल नो पंचेस करता है, पुल नो पंचेस, ठीक है, तो वह बिना किसी नरमी या झिझक के पूरी ताकत से वार करता है। देखो पुल पंच मैंने बताया क्या, पंच मारते समय उसको पुल कर लेना, मतलब कि वो 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं मार रहा है, अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। उसमें नो आ गया, निगेटिव वर्ड, पुल नो पंचेस, ठीक है। अब वो कोई भी पुल पंचेस नहीं कर रहा है, मतलब अब वो 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ मार रहा है, पूरी ताकत से वार कर रहा है, ठीक है। यही भावनात्मक और जुबानी वार के लिए भी यूज़ होने लगा, जो अपनी बात को बिना मीठे लफ्ज़ों में लपेटे, सीधा सपाट और कठोर तरीके से हैंडल करे, है ना, अपनी बात को रखे। तो वही चीज़ हो जाएगी स्पीक्स प्लेनली। आप कुछ भी इधर उधर की नहीं सुन रहे हैं, मतलब आप
कोई अच्छा माने बुरा माने, आप सीधा सीधा पुल नो पंचेस कर रहे हैं, मतलब अपनी 100% जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी ताकत है, जो आपके अंदर एक पूरी की पूरी पावर है, उसको यूज़ करके कह रहे हैं। आपको इधर उधर से कोई भी लेना देना नहीं है। कोई क्या बोलेगा मेरे से, कुछ लोग पसंद करेंगे या मुझे नापसंद करेंगे, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको खुलकर बोलना है, लाइक पुल्स नो पंचेस। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट अक्रॉस, इफेक्टिवली कन्वेड, है ना, असरदार ढंग से सूचित करना। शाब्दिक अर्थ है किसी चीज़ को एक ओर से दूसरी ओर रख देना, पार ले जाना, पुट अक्रॉस। ठीक है, पुट अक्रॉस, पुट रखना, अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर ले जाना, वही हो जाएगा शाब्दिक अर्थ। तो धीरे धीरे वाक्यांश के रूप में रूपक रूप में इस्तेमाल होने लगा जब कोई अपने विचार, भावनाओं या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज़ को रखने की बात हुई थी, तो लेकिन आप इसमें अपने थिंकिंग को, अपने थॉट्स को भी रख सकते हैं कि आपने अपने थॉट्स को दूसरों तक कन्वे कर दिया है, मतलब कि असरदार ढंग से किसी को सूचित कर दिया है, साफ साफ आपने चीज़ों को बता दिया है। इसका अर्थ हो गया अपना विचार दूसरों को अच्छे से समझा देना। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। अब ये तो पढ़कर ही पता लग रहा है, आपके अपने जितने भी अंडे हैं आपने एक ही बास्केट में रख रखे हैं। कहीं ना कहीं आपने चीज़ें थोड़ी सी रिस्की जोन में रख रखी हैं। टू रिस्क ऑल वन हैज़ ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ वन थिंग, मतलब कि जितना भी चीज़ें आपके पास हैं उन सभी को रिस्क में रखना, चाहे आप सक्सेस हों चाहे आप फेलियर की तरफ जाएं, सभी संसाधनों का एक जगह निवेश करना। अगर कोई व्यक्ति सभी अपने जितने भी अंडे होते हैं उनको एक टोकरी में ही रखता है, तो अगर वह टोकरी गिर जाए सारे अंडे टूट जाएंगे। धीरे धीरे कहावत एक निवेश और जीवन प्रबंधन की सलाह बन गई। जोखिम को बांटना चाहिए, सिर्फ एक विकल्प पर निर्भर मत रहो। जैसे काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग भी करते होंगे, है ना, इन्वेस्ट करने में भी आप अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते होंगे, उनके शेयर खरीदते होंगे, तो वो भी एक यही चीज़ है, आपने एक कंपनी पर सारा अमाउंट नहीं लगाना है। तो वही चीज़ है कि जैसे आप इतनी समझ आप में है कि आप अलग अलग कंपनियों में अपने जो शेयर हैं उनके वो खरीदेंगे, तो ऐसे ही पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट का मतलब है आपने सभी अपने रिसोर्सेज एक ही जगह पर रख रखे हैं। मान लो चोरी हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो वो मतलब आपका काम ख़राब हो जाएगा, मतलब, है ना, आप रिस्क में हैं, आपने रिस्क में चीज़ें रख रखी हैं। नेक्स्ट इडियम है पुट इनटू एक्शन, मतलब कि टू एग्जीक्यूट, अमल में लाना, पालन करना, पढ़कर ही पता लग रहा है। सैन्य और प्रशासनिक भाषा से निकला है। एक्शन का शब्द होता है कार्य, मिशन या ऑपरेशन। पुट इनटू एक्शन का मतलब हो जाता है जब योजनाओं को केवल कागज पर न रखकर उनको अमल में लाने की बात की जाती है, मतलब कि विचारों को हकीकत में बदलने की बात की जाती है। ठीक है, पुट इनटू एक्शन, किसी चीज़ को एक्शन में, कार्य में, उस चीज़ को करने की बात हो रही है, मतलब उसको अमल में लाने की बात हो रही है। इजी इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है पुट ऑफ। पुट ऑफ वही फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे, मार्क कर लेना। टू डिले, पोस्टपोन, विलंब करना। पुट ऑफ का अर्थ होता है कपड़े या वस्त्र उतारना। शुरू में इसका यही मतलब यूज़ होता था, अब भी है वैसे तो। समय के साथ यह भाव रूपांतरित होकर किसी चीज़ को हटाना और आगे खिसकाना बन गया पुट ऑफ। ठीक है, फिर इसका उपयोग समय या जिम्मेदारी को हटाकर आगे बढ़ने यानी कि टालने के लिए होने लगा। इसका पेपर है चीज़ों को मतलब टालता जा रहा है, पोस्टपोन करता जा रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट ऑन आइस। टू पोस्टपोन समथिंग, टाल मटोल करना, किसी योजना को स्थगित करना। इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे भोजन को संरक्षित करने के लिए हम बर्फ़ का यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ बर्फ़ पर रख दी जाती है तो उसका मतलब होता है कि वह अभी के लिए रोक कर आपने उसको रख दिया है। आपके पास सब्जी बची, आप सब्जी खा रहे हैं अपनी, है ना, वो आपको मतलब उठाकर रखनी है, तो आप उसको फ्रिज में रखें, क्योंकि आपको पता है कि अभी के लिए आप उसको पूरी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप उसको पोस्टपोन करेंगे, है ना, टाल देंगे उसको सारी खाने से, तो उसको स्थगित करेंगे। जितने भी आपकी सब्जी है आपने वो बर्फ़ के इर्द गिर्द रख दी, ठंडे वातावरण में रख दी, या फिर बर्फ़ के ऊपर रख दी, एक ही बात है। सभी आप सेंस समझिए कि बर्फ़ में रख दी, ठंडे टेम्परेचर में रख दी, तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को पोस्टपोन किया है। अभी के लिए आप उसको नहीं खा रहे हैं, बाद में खाएंगे। यही विचार धीरे धीरे योजनाओं और फैसलों पर भी लागू होने लगा। आज यह वाक्यांश यह बताता है कि कोई चीज़ फिलहाल स्थगित कर दी गई है लेकिन पूरी तरह से रद्द नहीं की गई है ना। पुट ऑन आइस, आपने उस चीज़ों को आइस पर रख दिया है, मतलब आपने चीज़ों को पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस फुट डाउन, मतलब टेक ए फर्म स्टैंड, असर्ट अथॉरिटी, रिफ्यूज़ वेरी फर्मली, मतलब किसी चीज़ को मतलब कठोर दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ को मना कर देना। ठीक है, मतलब अपने आप अपने एंड से टिके हुए हैं, किसी चीज़ पर अड़े हुए हैं। पुट वंस फुट डाउन। ठीक है,
शाब्दिक अर्थ तो इसका हो जाएगा पैर जोड़ से पटकना, जो आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति गुस्से में अपनी बात पर अडिग रहता है या किसी चीज़ का विरोध करता है। यह मुहावरा विशेष रूप से तब प्रयोग में आया जब कोई माता या पिता या अधिकारी सख्त निर्णय लेते थे और वे कहते थे अब बहुत हुआ, अब मैं सख्ती से रोक लगा रहा हूँ इस लड़के पर। ठीक है, तो पिताजी ने अपना जो फुट है ना, उसको डाउन कर लिया है, मतलब पुट वंस फुट डाउन। तो जैसे रामायण में अंगद थे ना, अंगद ने पैर जमा लिया था, तो वही चीज़ है, मतलब उसने मतलब फर्म स्टैंड लिया था अपना कि ये मेरा कठोर यहाँ पर एक स्टैंड है, एक निर्णय है, इसको पैर को हिला कर दिखाओ। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि आपने अपनी बातों पर आप अडिग हैं, टिके हुए हैं, मतलब अपनी बातों से हट नहीं रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना ईजी हो जाएगा, पोकर से आया है ना, जो वे कार्ड खेलते हैं, अपने कार्ड को टेबल पर रख देना, मतलब आप ईमानदार है, अपने कोई भी चीटिंग की है, सभी के सभी कार्ड आपने मतलब बिना किसी मतलब बेईमानी के वो आपने टेबल पर रख दिया, मतलब आप ईमानदार हैं। जब खिलाड़ी अपने कार्ड टेबल पर रखते हैं तो उनका हाथ साफ दिख जाता है, यानी वे कुछ नहीं छुपा रहे होते हैं। ठीक है, बाकी बाद में ये विचार, योजना, भावना के लिए भी यूज़ होने लगा, फिर तो इडियम बन ही जाता है, हर जगह यूज़ होता है। पुट आवर हेड्स टुगेदर, कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, मिलकर काम करना। सिरों को जोड़ना प्रतीक है मिलकर सोचने का। देखो पुराने समय में ना, जब लोग कठिन समस्याओं से घिर जाते थे तो वे एक दूसरे के पास बैठकर और मिलकर समाधान खोजते थे, कुछ इस तरह। यहाँ पर प्रतीत होता था, लगता था कि इनके जो सिर हैं वो आपस में मिल गए हैं, मतलब कि साथ साथ हैं इनके सिर। सिरों को जोड़ना, पुट आवर हेड टुगेदर, मतलब हमारे जो सिर हैं वो साथ साथ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। और सिर जोड़ना यानी ब्रेन पावर को साझा करना, ये इस इडियम में विचार निकला। इसका मतलब हो जाएगा एक साथ कंसल्ट करना, एक साथ काम करना, अपने सिरों से सिर को मिलाकर काम करना, एक साथ मिलकर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट इडियम है पुट समवन बैकअप, टू इरिटेट समवन, किसी को चिढ़ाना। अब देखो बिल्ली के व्यवहार से आया है, जब कोई बिल्ली खतरे या गुस्से में होती है तो अपनी पीठ जो बैक होती है उसको उभार लेती है, जैसे इस बिल्ली ने उभार रखी है पीछे से, है ना, गुस्से में है, ये चिढ़ चुकी है। ये शारीरिक प्रतिक्रिया चेतावनी का संकेत होती है। टू पुट समवन्स बैक अप का मतलब हो जाता है किसी के अंदर गुस्से की भावना को भड़का देना, उनको चिढ़ा देना। ठीक है, जैसे बिल्ली ने अपनी जो बैक है उसको अप कर लिया है, ऊपर उठा लिया है, तो वो कहीं ना कहीं चिड़ी हुई बैठी है। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट समथिंग बाय, मतलब पुट बाय सेव्स, मतलब बचत करना। पुट बाय का मतलब था किसी चीज़ को मुख्य प्रयोग से हटाकर अलग रखना। धीरे धीरे अर्थ बन गया किसी व्यक्ति के पैसा, संसाधन और वस्तु जो है भविष्य के उपयोग के लिए आपने बचाकर अगर रखी है तो उसके लिए यूज़ होने लगा। खासकर बुरे समय, रेन डेज के लिए मुहावरा यूज़ किया गया था, बनाया गया था। मतलब रेन डेज के लिए आपने जो खान पीने का सामान है, पैसे हैं, वो सभी आपने रेन डेज के लिए बचा कर रखे हैं, मतलब आपने बचत करी है। वैसे ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसको भी मार्क कर ही लेना। नेक्स्ट इडियम है पुट टू एंड टू टुगेदर, रीजन लॉजिकली टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, मतलब कि ज्ञान तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। अब देखो टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब हो जाता है 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आता है। यह एक स्पष्ट और सरल निष्कर्ष है। इस मुहावरे का प्रयोग इस अर्थ में होने लगा, यदि आपके पास कुछ तथ्यों और संकेतों की जानकारी है तो आप खुद निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2 + 2 को जोड़कर कोई 4 कह देता है ना, 2 + 2 को जोड़कर, तो ऐसे ही पुट 2 एंड 2 टुगेदर को एक साथ रखना, 4 आएगा निकल कर। तो जितने भी आपके पास ज्ञात तथ्य हैं, ये ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात तथ्य हैं, उन्हीं से आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। आपने 2 और 2 को एक साथ रखा है तो 4 आएगा। तो आपके पास ज्ञात चीज़ें क्या थी, 2 और 2, तो आपने उनको जोड़ा और निष्कर्ष निकाला 4। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा पुट अप द शटर्स, मतलब वेंट आउट ऑफ बिजनेस, व्यापार को बंद करना। पुराने ज़माने में, बल्कि अब भी जो दुकानें हैं वो शटर से बंद की जाती थी, है ना। पुराने ज़माने में जब दुकानें बंद की जाती थी तो दुकानदार लकड़ी या लोहे के शटर्स पल्लों को खींचकर ऊपर चढ़ा देते थे। ठीक है, मतलब पल्ले जो ये है ना, लोहे के पल्ले, इनको ऊपर ना लगाकर ये इनको नीचे चढ़ा देते थे, है ना। नीचे आ जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा ताकि कोई अंदर घुस न पाए। धीरे धीरे पुटिंग अप द शटर्स का अर्थ हुआ सिर्फ दुकान बंद ना करना और किसी भी प्रकार की गतिविधि का अंत कर देना, ये भी इसका मीनिंग होने लगा।
सिर्फ दुकान बंद करना से अलग भी। बाद में यह रूपक बन गया, जैसे हिज माइंड हैज़ पुट अप द शटर्स आफ्टर द फेलियर, यानी वह अब कुछ और सोचने या महसूस करने की स्थिति में नहीं है, है ना। उसने सोचना बंद कर दिया है, सोच नहीं पा रहा है वो, ठीक है, उसका दिमाग। तो मेरे हिसाब से पुट अप द शटर्स का मतलब हो जाएगा शटर को लगा देना। शटर को लगाने के बाद आपने अपनी दुकान बंद कर दी है, आपने व्यापार अपना बंद कर दिया है। नेक्स्ट इडियम है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब कि ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, पूरा जोर लगा देना जितना आपके अंदर सामर्थ्य है। यह एक लेख में यह मुहावरा पहली बार देखने को मिलता है। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण स्थिति में, महत्वपूर्ण स्थिति कैसी, जैसे आप राजा के सामने हैं, कहीं आप स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रहे हैं, अब आपने सबसे अच्छे पैर की चाल दिखाने की कोशिश की है, जैसे नृत्य करते समय या चलने के तौर तरीक़ों में आप अपने उस पैर को आगे रखेंगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, आपका बेस्ट फुट है ना। यह मान्यता थी कि कोई व्यक्ति जब अपने सर्वश्रेष्ठ पैर से शुरुआत करता है तो वह ज़्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखता है। समय के साथ इसका उपयोग प्रतीकात्मक हो गया, हर वो चीज़ करना जो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इतना सोच सकते हैं, जैसे राजा महाराजा हैं, आपको सामने से परफॉर्म करना है तो अपना आप बेस्ट फुट है उसका, मान लो आपका बेस्ट फुट जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। आपको पता ही होगा, जिम जाते होंगे तो वहाँ पर भी मतलब लेफ़्ट हैंड किसी का वो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो जो आपका अच्छा हाथ हुआ, बेस्ट हाथ हुआ, वो आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही बेस्ट फुट आप मतलब चीज़ों में एंगेज करना चाह रहे हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन डालना है तो आप अपना बेस्ट फुट ही आगे डालेंगे, पूरे ज़ोर से प्रयास करेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे। ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। नेक्स्ट इडियम है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पढ़कर ही पता लग रहा है। डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से काम करना। आप घोड़े के आगे मतलब कार्ट को रख रहे हैं, जैसे देखो अंकल है, इसको इधर जाना है, साथ साथ ये चल रहा है, तो आपने कार्ट को पहले रख दिया, घोड़े को पीछे रख दिया, तो ये आप गलत चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी चीज़ कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिख रही है। पुराने समय में जो गाड़ी खींचने का एक ही तरीका होता था, घोड़ा आगे होता था, गाड़ी पीछे, आज भी वही है, सब चीज़ पहले जैसी है। यह स्वाभाविक और व्यवहारिक क्रम था। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी को घोड़े से आगे रख दे तो वह चल नहीं सकती, मतलब आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति उल्टा काम करता है, जैसे कि शादी से पहले बच्चे का नाम तय करना या परीक्षा से पहले रिजल्ट की चिंता करना, तो कहा जाता है कार्ट को हॉर्स से पहले इसने रख रखा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्वैकिंग इन वंस बूट्स, मतलब कि टू ट्रेम्बल विद फियर, डर या घबराहट से थर थर कांपना। अब देखो जो क्वैक होता है ना, अर्थक्वेक से रिलेट कर सकते हैं। अर्थक्वेक में भी क्वैक आता है, मतलब कि कांपना, है ना, किस चीज़ का। योद्धाओं और सैनिकों से ये आया है, जो युद्ध के मैदान में भारी बूट पहनते थे। जब कोई भयभीत होता था तो उसके पूरे शरीर के साथ उसके बूट भी कांपते थे, क्वैक करते थे। यह जो वाक्यांश है भय और आतंक की गहराई को व्यक्त करने के लिए प्रचलन में आया था, मतलब कि डर या घबराहट से थर थर कांपना। नेक्स्ट इडियम है क्यूअर पिच, मतलब कि स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी का मौका ख़राब कर देना। पिच जो है किसी योजना व्यवस्था से रिलेटेड है, और जो क्यूअर होता है वो तो होता है अजीब या फिर बिगाड़ देना, है ना, किसी की योजना को बिगाड़ देना। तो कहा जाता है कि उसने क्यूअर द पिच किया है। सड़क जो कलाकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके संदर्भ में यूज़ होता था जब उनकी जगह या काम में कोई बाधा डाल देता था। देखो जैसे ये परफॉर्म कर रही है, इसने यहाँ पर टोपी रख रखी है, इसमें पैसे आएंगे, है ना, सब लोग पैसे देकर जाते हैं, लेकिन कोई बराबर में आया और इसने बहुत तेज गाने बजा दिए, तो ही क्यूअर्ड माई पिच राइट एट द मोमेंट ऑफ सक्सेस, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, सबको मज़ा आ रहा था, इसने बीच में ही आकर मामला ख़राब कर दिया। किसी का मौका ख़राब कर देना क्यूअर पिच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है क्विक इन द पल्स, आपकी जो पल्स है वो क्विक हो गई, एकदम तेज हो गई, है ना, तो धड़कन तेज होना। मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, इजी इडियम हो जाएगा। अगर आपकी धड़कनें तेज हैं तो आप एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट इडियम है रेन ऑन द न्यू ब्राइट स्प्रेड, पढ़कर ही पता लग रहा है बारिश हो गई है न्यू ब्राइट स्प्रेड में। उसकी जो ब्रेड निकल रही थी, एक तरह से मतलब झांकी टाइप सी निकल रही थी, उसमें रेन हो गई, तो टू स्पॉइल रुइन हो जाएगा, ए हैप्पी मोमेंट, अच्छे पल खराब कर देना। अमेरिका में प्रचलन में आया था, खासकर उस समय जब परेड जुलूस समारोह बहुत आम हुआ करते थे। जब कोई परेड होती थी, बारिश आ जाती थी, तो पूरी तैयारी, संगीत, नाच गाना, भीड़ का मज़ा सब किरकिरा हो जाता था। वहीं से ये बना है बारिश आने का, जो मतलब न्यू ब्राइट स्प्रेड के समय किसी मतलब बारिश आ जाना, ये एक निगेटिव रूपक बन गया, खुशियों पर पानी फेर देना के रूप में, ठीक है।
नेक्स्ट इडियम है रेज ए फ्यू आईब्रोज, मतलब कि समथिंग विच सरप्राइजेज, शॉक्स और ऑफेंड्स पीपल, आश्चर्य या आघात पहुंचाना। फेशियल एक्सप्रेशन से निकला है, जब कोई चौंकाने अस्वाभाविक चीज़ देखता है तो उनकी आईब्रोज जो है वो ऊपर उठ जाती है। जैसे ये देख सकते हैं, है ना, ये चौंक गया तो इसने, जैसे हम भी चौंक जाते हैं तो अपनी जो हमारी भौहें होती है वो उठ जाती है, आईब्रोज होती है वो उठ जाती है। आश्चर्य में आघात, अगर आप हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव न्यूज़ सुनने को मिली तो भी हम मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमें आघात पहुंचता है तो हमारी आईब्रोज जो है वो रेज हो जाती है ना। वहाँ से इसको रिलेट करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन से, इसको अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि आश्चर्य होना किसी चीज़ का या आघात लगना। नेक्स्ट इडियम है रेज एन अलार्म, इजी हो जाएगा ये तो। वार्न ऑफ ए डेंजरस सिचुएशन, मतलब सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था से है। पुराने समय में जब खतरा होता था नगाड़े बजाए जाते थे, घंटियाँ बजाकर लोगों को चेतावनी दी जाती थी, इसको ही अलार्म कहा जाता था। तो रेज एन अलार्म का मतलब हो गया जो चेतावनी है उसको सक्रिय कर देना। अब इसका प्रयोग किसी भी आपात स्थिति की चेतावनी देने के लिए किया जाने लगा। रेज द बार टू सेट हायर गोल्स, मतलब कि उच्च लक्ष्य बनाना। एक खेल होता है ना हाई जंप या फिर पोल वॉल्ट होता है, इसमें इसके ऊपर से कूदना होता है, ठीक है। अब मान लो आपने शुरुआत यहाँ से करी, फिर यहाँ करी, यहाँ करी, यहाँ करी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बार है उसको रेस किया जा रहा है, आपके लिए एक नया एक हायर गोल को सेट किया जा रहा है। ऐसे ही इसका मीनिंग निकला, मतलब कि उच्च लक्ष्य बनाना। नेक्स्ट इडियम है रन इन द सेम ग्रूव, मतलब कि मूव्ड इन हार्मनी, मतलब कि अच्छी सामंजस्यता होना। यह मुहावरा रिकॉर्ड प्लेयर जो ग्रामोफोन होते थे, फोनोग्राफ होते थे, उसके ज़माने से आया है। जैसे ये चलते थे ना, इसमें यहाँ पर ये लगाकर मतलब ये गोल गोल घूमती थी तो यहाँ पर म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती थी। पुराने रिकॉर्ड्स में संगीत एक ग्रूव यानी एक छोटी खांचेदार लकीर में दर्ज होता था, जैसे ये था ना इस तरह, इनमें जो वो म्यूज़िक है वो दर्ज होता था। अब जो है जो निडिल है किसी एक ही ग्रूव में अगर फंसकर रह जाती थी तो वह बार बार वही धुन दोहराने लगती थी, कोई भी बदलाव नहीं होता था। इससे वाक्यांश बना रन इन द सेम ग्रूव, मतलब इसका हो गया कोई इंसान, सोच या प्रक्रिया एक ही चाल पर चल रही है, उसमें कोई भी नयापन नहीं है, प्रगति नहीं है, सेम ही चीज़ मतलब लूप में चले जा रही है, मतलब अच्छी सामंजस्यता होना, मूव्ड इन हार्मनी, ठीक है। रन इन सेव ग्रूव का मतलब है एक ही चीज़ों का रिपीट होना, आप हार्मनी में चीज़ों को कर रहे हैं, सामंजस्यता के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है रन इनटू, फ्रेजल वर्ब है मीट एक्सीडेंटली, आकस्मिक मिलना। रन इनटू समवन का शाब्दिक अर्थ है किसी से टकरा जाना, लेकिन जब इसे बातचीत के लिए यूज़ किया गया तो इसका अर्थ हो जाता है अचानक मुलाकात हो जाना। यह मुहावरा आकस्मिक भेंट, अप्रत्याशित मुलाकात को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकरा गया, आई रन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रन इनटू हो गए, आकस्मिक मिल गए हैं। रन राइट मतलब हो जाएगा एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, मतलब कि अनियंत्रित व्यवहार। अब देखो जो राइट होता है इसका मतलब ये होता है उपद्रव, दंगा, कोलाहल, है ना, सुना ही होगा आपने, इजी वर्ड है ये तो। इसका जो संबंध है घोड़ों से है, उस समय जब कोई घोड़ा नियंत्रण से बाहर दौड़ने लगता था तो कहा जाता था रन राइट कर रहा है, यानी अपने मालिक की पकड़ से ही ये बाहर होकर बेलगाम दौड़ रहा है। धीरे धीरे यह व्यक्ति घोड़ों से हटकर इंसानों के लिए आ गई और यहाँ पर भी ये अनियंत्रित व्यवहार के लिए यूज़ होने लगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा रैंक एंड फाइल, मतलब कि ऑर्डिनरी वर्कर्स इन ए कंपनी। देखो सैन्य भाषा से निकला है, रैंक का अर्थ होता था क्षैतिज पंक्ति सैनिकों की, ठीक है। फाइल का अर्थ होता था लंबवत कॉलम, ठीक है, लंबवत कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सोल्जर। तो ये दोनों जो हैं इनका मतलब ये होता था एक पंक्ति में एक का हॉरिजॉन्टल और एक का होता था वर्टिकल। सेना में सैनिकों को रैंक एंड फाइल के अनुसार खड़ा किया जाता था, रैंक के हिसाब से खड़ा किया जाता है ना, जैसे सबसे आगे मतलब जो कम सीनियर है, मतलब कांस्टेबल कह सकते हैं, फिर उसके आगे जो मतलब आगे जा रहे हैं उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, हायरार्की के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करते हुए जो आम सैनिक थे सबसे आगे रखे जाते थे, सबसे नीचे की पंक्ति में होते थे, जबकि अफसर या उच्चाधिकारी जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती जाएगी उसके पीछे पीछे वो खड़े होते जाएंगे। जो अफसर या उच्चाधिकारी पीछे या किनारे होते थे, है ना, अफसर होते थे जो, इसलिए रैंक एंड फाइल कहने का मतलब हुआ आम सिपाही जो सबसे नीचे ही कतारों में खड़े होते हैं। धीरे धीरे इस शब्द का इस्तेमाल सेना से बाहर भी किसी संगठन या पार्टी के आम सदस्यों के लिए होने लगा जो निर्णय नहीं लेते, बस उनका पालन करते हैं, है ना। द स्ट्रेंथ लाइज इन द रैंक एंड फाइल, देख सकते हैं आप, रैंक एंड फाइल आप समझ चुके होंगे, यहाँ से इसका कंटेक्स्ट आपको रिलेट करना है।
नेक्स्ट इडियम है रेयर बर्ड, पढ़कर ही पता लग रहा होगा। एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, ए रेयरिटी, दुर्लभ व्यक्ति। इजी इडियम हो जाएगा, है ना। ये ब्लैक सॉन होता है, उसी के ही कंटेक्स्ट में ये बनाया गया है। नेक्स्ट इडियम है रैट रेस, फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, कड़ी स्पर्धा होना। यह आधुनिक शहरी जीवन और प्रतिस्पर्धा पर व्यंग्य करता हुआ मुहावरा है। रैट रेस का अर्थ है चूहों की तरह एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे रहना। 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ, विशेषकर तब जब औद्योगिकरण और कॉरपोरेट कल्चर ने लोगों को निरंतर मेहनत और प्रतिस्पर्धा में झोंक दिया। इसमें यह संकेत है कि चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, न तो सुकून मिलता है और न ही पूर्ण संतोष। देखो रैट रेस सभी, जहाँ पर सब आंखें बंद करके एक ही दिशा में सब चीज़ कर रहे हैं। जैसे सभी एक टाइम पर बीटेक करते थे, है ना, जैसे सभी आजकल सीजीएल में घुस रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में घुस रहे हैं, तो ये रैट रेस कही जा सकती है। मतलब कि फियर्स कंपटीशन हो रहा है ना, पावर का, कुछ भी कह सकते हैं आप किसी भी चीज़ में। मतलब एक जो अंधी दौड़ होती है ना, कि सभी एक ही तरफ भागे जा रहे हैं, तो वही हो जाएगा। मतलब एक ही तरफ इंक्लाइन होना किसी चीज़ में, तो सीधी सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा तो फियर्स कंपटीशन हो जाएगा। बीटेक में जाएंगे तो वहाँ पर भी मामला ख़राब हो जाएगा, सीट बहुत कम रहेगी और बढ़ने वाले ज़्यादा है, तो फियर्स कंपटीशन तो होगा ही, कड़ी स्पर्धा तो होगी ही। रीड बिटवीन द लाइन्स, इजी इडियम है। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। छुपा हुआ अर्थ समझना, शब्दों के पार अर्थ देखना, अनकहे भाव को समझना। जो ये गुप्त संदेश होते हैं ना, उनको भेजने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। शब्दों के बीच में अदृश्य स्याही का प्रयोग किया जाता था। उस समय संदेश प्राप्तकर्ता को वास्तविक अर्थ जानने के लिए शब्दों के बीच कुछ छिपा हुआ पढ़ना पड़ता था। यह तरीका खासकर युद्ध काल में और खुफिया संवाद में इस्तेमाल होने लगा। इसी से रीड बिटवीन द लाइन का अर्थ हुआ कि जो लिखा हुआ है उसके परे जाकर उसका छिपा हुआ अर्थ समझना, रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। रीप द वर्ल्ड विंड, मतलब हो जाएगा सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, अपना बोया हुआ काटना, कार्यों का परिणाम भुगतना। ये जो इडियम है ना, ये बाइबल से निकला है। वहाँ पर एक लाइन थी, दे हैव सोन द विंड एंड दे शैल लीप द वर्ल्ड विंड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है उन्होंने हवा बोई है, हैव सोन द विंड मतलब हवा बोई है, और अब एंड दे शैल लीप द वर्ल्ड विंड, और अब उनको तूफ़ान काटना है। मतलब वर्ल्ड विंड का मतलब क्या हो जाता है? तूफ़ान। रीप, ये जो मतलब फसल उगती है ना, फसल को काटा जाता है, तो वो हो जाएगा मतलब कि अब उनको तूफ़ान काटना पड़ेगा। ये जो कहावत है दर्शाती है, अगर कोई व्यक्ति या समाज नकारात्मक और विध्वंसक कार्य करता है, जैसे हवा बोना, तो उसको बदले में बहुत भयंकर परिणाम जैसे कि बवंडर, वर्ल्ड विंड भुगतने पड़ सकते हैं। ये विशेषकर उन मामलों में प्रयोग होता है जब किसी की लापरवाही या बुरे क्रम का खामियाजा बहुत अधिक होता है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे रिप द वर्ल्ड विंड, ये इसका जो कंटेक्स्ट है कहाँ से आया। वर्ल्ड विंड एक बवंडर होता है, तूफान होता है, तो आपने हवा को बोया है तो आप इसको काटेंगे ही काटेंगे। मतलब जो आपने अपना बोया है उसको आप उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा रेड हेरिंग्स, मतलब हो जाएगा क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड। इंग्लैंड से आया है। जब लाल रंग की सूखी हुई मछली होती थी, रेड हेरिंग्स कहा जाता था उनको। शिकारी कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका यूज़ किया जाता था। कैसे? रेड हेरिंग्स जो होती थी, इनकी जो तीव्र गंध है, शिकार की गंध से भटकाने के लिए उनके रास्ते में डाली जाती थी, जिससे कुत्तों का ध्यान बढ़ जाता था। धीरे धीरे यह मुहावरा किसी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दे। ठीक है, जैसे इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, इनको एक स्पेशल ट्रैक पर भेजा गया है और इनको कहा गया है इस रास्ते को फॉलो करो, लेकिन बीच में ये रेड हेरिंग्स डाल दी जाती थी, ये मछलियाँ होती थी। ठीक है, और इनका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती थी, तो ये कुत्तों को ये डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, मतलब कि छलावा। क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, मतलब जिसका इरादा, क्लूज ऐसे हों जिनका इरादा हो डिस्ट्रैक्ट करना, मिसलीड करना, है ना। तो रेड हेरिंग्स आपको पता रखना है, मछली है, ठीक है, जिनकी तीक्ष्ण या फिर तीव्र गंध होती है, तो ये मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगी उन कुत्तों को। नेक्स्ट इडियम है रेड टेप, ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस दैट मेक्स डूइंग समथिंग डिफ़िकल्ट, मतलब कि दफ्तरशाही की प्रक्रिया, अनावश्यक रूप से समय लेने वाली प्रक्रिया। रेड टेप जो है ये कहाँ से निकला है ये देखते हैं।
ब्रिटिश प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जहां आधिकारिक दस्तावेजों को लाल रंग की फीते जो है उनसे बांधा जाता था। जो आधिकारिक दस्तावेज होते थे रेड रिबन और टेप से उनको बांधा जाता था। इन कागजी प्रक्रिया में अत्यधिक समय और जटिलता होती थी। धीरे धीरे रेड टेप प्रतीक बन गया उन सभी बाधाओं का जो सरकारी प्रक्रियाओं को अनावश्यक रूप से जटिल और धीमा बना देते हैं, है ना। थोड़ा स्लैंग के वे में या फिर मजाक के वे में इसको यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि मतलब सरकारी काम आपको पता ही होंगे, मतलब नॉर्मली मतलब थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ें, मतलब किसी को कुछ नहीं पड़ी है अपनी, है ना। बहुत बुरा हाल है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो बताऊँ और भी ज़्यादा बुरा हाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी ठीक भी है, ये मैं चीज़ देख रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मतलब डिले बहुत ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ यहाँ से रिलेट करती है कि कागजी प्रक्रिया में अत्यधिक समय और जटिलता होती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रतीक बन गया बाधाओं का, जो सरकारी प्रक्रिया के दौरान वो जो डिले होता है वो उससे आता है। तो रेड टेप जो हो जाता है, रेड टेप फिर यूज़ किया जाने लगा। जो ऑफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं, है ना, डिले करने वाले, तो वहाँ पर ये यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा री इन्वेंटिंग द व्हील, वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन। व्यर्थ के काम करना। अब देखो पहिया हैं, ये ऑलरेडी अपने कंप्लीट शेप में है, अपने कंप्लीट फॉर्म में है। अब कोई कहे मैं तो ऐसे पहिए बनाऊंगा, अब तो देख सकते हैं ये फेल्ड होएगा, या किसी और इस तरह के पहिए बनाऊंगा, या इस तरह के पहिए बनाऊंगा मैं तो, ठीक है, अलग अलग तरह के वो निकाल कर ला रहा है। लेकिन जो हमारा टायर है ये ऑलरेडी एक कंप्लीट शेप में है ना। तो अगर कोई कहता है री इन्वेंटिंग द व्हील, तो वो कहीं ना कहीं व्यर्थ के काम करना सोच रहा है। मानव इतिहास में जो पहिया है वो सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। फिर से आविष्कार करना पहिए का, इसका मतलब है कि आप पहले से बनी हुई किसी अत्यंत उपयोगी चीज़ को अनावश्यक रूप से दोबारा उसमें दिमाग खपाना चाह रहे हैं, उसको चेंज करना चाह रहे हैं, सुधार की कोशिश कर रहे हैं उसमें, जबकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है ना, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं आ सकता, है ना। मतलब पहिए का तो नहीं आ सकता जो सड़क पर चलने वाले होते हैं। यह मुहावरा तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में तब यूज़ होता है जब कोई ऐसे कार्य पर समय बर्बाद कर रहा होता है जिसका समाधान पहले से ही हो, या जो पहले ही अपनी कंप्लीट फॉर्म में हो, लेकिन उस पर भी लगे हुए हैं कि कुछ निकल जाए, है ना। तो री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब हो जाएगा व्यर्थ के काम करना। नेक्स्ट हमारा इडियम है रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, मतलब हो जाएगा टू बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट्स एंड नॉट मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स टू रिटर्न फ्रॉम एक्टिव लाइफ। मतलब जो लॉरल्स मैंने आपको बताया भी था, जब जो विजेता होते थे ना उनको लॉरल रित पहनाई जाती थी, हर सिंगार की बेरी के पत्तों की एक माला पहनाई जाती थी। मतलब आपका अचीवमेंट होता था बेसिकली, उस समय ये चीज़ पहनाई जाती थी, है ना, यूनान और रोम में। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स मतलब आपने जो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय काम किए हैं, मान लो आपने बहुत तगड़ी कमाई करी कहीं से, है ना। रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स मतलब आपकी वहाँ प्रशंसा हुई, आपने कमाई करी, आप उस कमाई के भरोसे ही बैठ चुके हैं। ये बंदा जो है अपनी उस कमाई के, जो इसके गले में लॉरल्स डली थी, इसको इनडायरेक्टली पैसे मिले थे, फेम मिली थी, उसी को बेस बनाकर ही बैठ गया। इसने काम धंधा नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए वो सब चीज़ छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी ख्याति पर संतोष किए हुए बैठा है। ये तो पता लग गया होगा, जो ये लॉरल रीत होती थी ये हार सिंगार और बेरी के पत्तों की माला पहनाई जाती थी, जो सम्मान और विजय का प्रतीक मानी जाती थी। जब कोई योद्धा या कभी कोई बड़ी उपाधि प्राप्त कर लेता था तो उसको माला पहनाई जाती थी। धीरे धीरे रेस्टिंग ऑन वंस लॉरल्स का अर्थ हो गया पिछली सफलताओं पर ही संतुष्ट होकर नई मेहनत न करना, है ना। आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, जो आपने पहले ही अचीवमेंट प्राप्त किए हैं उन्हीं के बेस पर आप बैठे हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम राइड्स द हाई हॉर्स, सुपीरियर खुद को श्रेष्ठ समझना। अब देखो बड़े ऊंचे घोड़े पर अगर कोई चलेगा, बैठ कर जाएगा, तो खुद को श्रेष्ठ तो वो समझेगा ही। अमीर या उच्च पद के लोग सामान्यतः बड़ी और ऊंची नस्ल के घोड़े पर सवारी करते थे, जबकि आम लोग छोटे घोड़े या पैदल चलते थे। धीरे धीरे यह अभिव्यक्ति ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगी जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे और अपने व्यवहार में घमंड दिखाते थे। देख सकते हैं आप, ये मतलब कितने छोटे से घोड़े पर चल रही है, हाइट भी इसकी कम है, और इसने मतलब एकदम इतना बड़ा घोड़ा ले रखा है और ये जा रहा है राजा महाराजाओं की तरह, तो ये खुद को श्रेष्ठ समझ रहा है। नेक्स्ट इडियम है रिंग ए बेल, मतलब कि टू साउंड फैमिलियर, जाना पहचाना लगना। रिंग ए बेल का शाब्दिक जो अर्थ है घंटी बजाना, परंतु मुहावरे में यह मस्तिष्क से जुड़ी हुई स्मृति जो होती है उससे जुड़ा है। जैसे कोई घंटी अगर बार बार बजने पर ध्यान आकर्षित करती है, जैसे
और वो जानी पहचानी भी लगती है। जब कोई घंटी बजती है ना, जो आपका दिमाग चला गया तो आपको पता तो है वो क्या है, आप डेली सुन रहे हैं, आपको जानी पहचानी लगती है। उसी तरह जब कोई बात, नाम या चेहरा आपकी स्मृति में कहीं गूंजता है तो आप कहते हैं इट रिंग्स बेल, मतलब जैसे बेल बजी थी, जानी पहचानी मुझको लगी थी, मैं उससे फैमिलियर था। ऐसे ही जब किसी की बात, कोई नया चेहरा, कोई ये शख्स आपकी स्मृति में घूमता है तो आप कहते हैं ये तो ऐसे ही है जैसे रिंग ए बेल, मतलब कि मुझको जाना पहचाना सा लग रहा है। नेक्स्ट इडियम है रिंग फेंसिंग, मतलब गारंटी दैट फंड्स एलोकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस विल नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एल्स। क्या मतलब है, किसी चीज़ की गारंटी होना कि जो फंड एलोकेट हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, मान लो इसको गार्डन बनाना है, गोल गार्डन, इसके लिए कोई अगर फंड एलोकेट हुआ है तो उसको यहीं लगाना, कहीं और नहीं लगाना, है ना। विल नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एल्स, मतलब कि कहीं और हम इसका जो बजट है वो नहीं लगाएंगे। रिंग फेंसिंग मतलब हमने घेराबंदी कर दी है, इसके लिए वो जो बजट है वो फिक्स कर दिया है। किसी निधि या संसाधन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित करना ताकि उसे अन्य जगह उपयोग न किया जा सके। इसकी जड़ें जो हैं वित्तीय और विधिक शब्दावली में है। इंग्लैंड से बना है, कृषि भूमि को सुरक्षित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। टू फेंस अराउंड विद ए रिंग, मतलब कि सिक्योर कर लेना, अब इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता। चारों ओर घेरा बना लिया है आपने। यह भूमि केवल कृषि के लिए आरक्षित है, इसीलिए वो फेंसिंग की जाती थी। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे किसी चीज़ की घेराबंदी करना ईजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है रिप अप ओल्ड सोर्स, मतलब कि टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, पुराने घावों को कुरेदना, पुराने झगड़े को उठा देना दोबारा से। अब देखो सोर्स, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, जो आपके घाव हैं, है ना, तो उनको रिप अप मतलब कि उजागर कर देना, है ना। वैसे जो रिप वर्ड होता है इसका मतलब होता है चीरना फाड़ना, सोर तो घाव होता ही है ना, चिकित्सा और युद्ध के अनुभव से हुआ है। मतलब हो जाता है इसका पहले के समय में किसी जो घाव है, पहले आपका घाव लगा है वो बढ़ने वाला है, अगर उसको फिर से कुरेद दिया जाता है या उसको मतलब खोल दिया जाता है, उसको चीर फाड़ कर दी जाती है उस घाव की, तो और भी ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है ना। यही रूपक सामाजिक और भावनात्मक अर्थों संबंधों में, संदर्भों में यूज़ होने लगा। रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब हो गया कोई व्यक्ति पुरानी दुखद यादों, झगड़ों, समस्याओं को फिर से सामने लाकर ताजगी से दुख या असहमति उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, मीडियम ईजी है, देख सकते हैं। राइज लाइक ए फिनिक्स, पहले करा रखा है। टू बिकेम सक्सेसफुल अगेन, टू मर्ज विद ए न्यू लाइफ, फिर से सफल होना, नया जीवन स्टार्ट करना, नई ऊर्जा से नई चीज़ों को करना, नए रूप में उभरना। फिनिक्स होता है ग्रीक पौराणिक कथा का ये एक पक्षी होता है, काल्पनिक है बेसिकली, है ना। जो कहते हैं इसके बारे में एक बात है, जो जब मरता है जब वो खुद को आग में जला लेता है ना, और फिर अपनी ही राख से पुनः जन्म ले लेता है। यह चक्र बार बार चलता है। ग्रीक, रोमन और मिस्र की सभ्यताओं में यह पक्षी अमरता, पुनर्जन्म और आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है। मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे, दोबारा आया है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। राइज टू द ओकेशन मतलब कि शो यू कैन डील विद ए सिचुएशन सक्सेसफुली, खुद को योग्य साबित करना। ओकेजन मतलब कि घटना, परिस्थिति से संबंध है इसका। शुरू में सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता था, जब कोई सैनिक या नेता अचानक कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तब इसका यूज़ किया जाता था। बाद में यह रोज़मर्रा की भाषा में आने लगा, जैसे परीक्षा, भाषण, विपत्ति, नौकरी के समय, नौकरी के कठिन समय में अगर कोई खुद को साबित करे तो कहा जाता है राइज टू द ओकेजन, है ना। किसी घटना में, किसी परिस्थिति में भी इसने राइज किया है। राइज मतलब ऊंचा उठा है ना, मतलब आपकी परिस्थिति निगेटिव है फिर भी आप राइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने खुद को साबित कर दिया है, आप सक्सेसफुली अपनी चीज़ों को सामने वाले को मतलब दिखा रहे हैं, पूरे समाज को दिखा रहे हैं, अपने जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है उनको दिखा रहे हैं कि आपने राइज टू द ओकेजन किया है, खुद को आपने योग्य साबित कर दिया है कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी। नेक्स्ट इडियम है राइज विद द लार्क। लार्क एक पक्षी होता है, वेरी अर्ली, और बहुत जल्दी उठना इसका मीनिंग हो जाता है। लार्क जो है एक पक्षी होता है, सुबह सुबह सबसे पहले गाना शुरू कर देता है। कवियों और लेखक जैसे शेक्सपियर ने लार्क को अर्ली राइजर, जल्दी उठने वाला के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए राइज विद द लार्क, लार्क के साथ अगर आप उठ रहे हैं तो सूरज निकलने से पहले ही आप उठ रहे हैं, जल्दी उठना। नेक्स्ट इडियम है रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, तो इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, जान पर खेलना। अब देखो रिस्क है आपकी, जो आपकी लाइफ है वो रिस्क पर है, आपके जो अंग हैं, लिम्ब हैं, वो भी आपके रिस्क पर हैं, तो इजी इडियम में पढ़ते ही आप इसको टैकल कर देंगे। लाइफ का मतलब होता है जीवन, लिम्ब मतलब कि अंग, हाथ पैर जो होते हैं, और दोनों ही रिस्क में हैं, तो कहीं ना कहीं आप
जान पर खेल कर चीज़ों को कर रहे हैं। रॉक द बोट मतलब कि डिस्टर्ब ए स्टेबल सिचुएशन, मतलब नाव में छेद करना, स्थिति को अस्थिर करना। रॉक आपको पता ही होगा, धमाचौकड़ी मचाना। रॉक मतलब उसमें अव्यवस्थित कर देना चीज़ों को। बोट को आप अव्यवस्थित कर रहे हैं। नाव को हिलाना जिससे वह डगमगा जाए। इसे रूपक के तौर पर प्रयोग किया गया उन स्थितियों के लिए जहाँ कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण या स्थिर व्यवस्था को चुनौती देता है या फिर बिगाड़ देता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा रोल बैक। टू रिड्यूस हो जाएगा लिमिट, किसी चीज़ को लिमिट करना, डिक्रीज करना। और रीसेट समथिंग टू ए प्रीवियस लेवल और स्टेटस पीछे खदेड़ना। सैन्य और राजनीतिक शब्दावली से ही आया है। रोल बैक का मतलब हो जाता है शत्रु की सेनाओं को पीछे धकेलना या फिर पराजित करना। ठीक है, रोल बैक। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की विदेश नीति में कम्युनिज्म को रोल बैक करने की नीति अपनाई गई थी, यानी उसको ख़त्म कर पहले की स्थिति में बहाल कर देना किसी चीज़ को। यह मुहावरा आम बोलचाल में भी आने लगा, जैसे किसी नियम, मूल्य वृद्धि या नीति को वापस लेना। रोल बैक करना, रोल बैक वर्ड इजी है कायदे में देखा जाए तो, ईडियम आप इसको सोचो ही ना। रोल बैक किसी चीज़ को वापस ले लेना, जैसे आपने सुना होगा काफ़ी सारी गाड़ियाँ रोल बैक कर ली जाती है, कोई वीडियो होती है उसको रोल बैक कर लिया जाता है, मतलब वापस ले लिया जाता है, वो हटाकर उसमें एडिट वगैरह करके जो भी है वो दोबारा लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट इडियम है रोल अप योर स्लीव्स। हाथ ऊपर कर रहे हैं आप, मतलब जो स्लीव्स हैं वो उसको ऊपर कर रहे हैं। गेट रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट और हार्ड वर्क, कमर कसना शारीरिक क्रिया से जुड़ा है जिसमें कोई व्यक्ति मेहनत या किसी काम के लिए अपनी शर्ट की बाहों को, स्लीव्स को चढ़ा लेता है। यह संकेत करता है कि वह अब गंभीर होकर कार्य शुरू करने जा रहा है। जैसे ये चढ़ा रहा है आपको पता होगा, आप अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप सभी भी ये चीज़ परफॉर्म करते होंगे, है ना। अपनी स्लीव्स को ऊपर करके मतलब तैयार हो चुके हैं किसी चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है रूट एंड ब्रांच। कम्प्लीटली होली, तो किसी पेड़ की रूट्स भी आपने इंक्लूड कर ली, ब्रांचेस भी इंक्लूड कर ली, तो सभी चीज़ें तो हो ही गई, है ना। तो क्या ही इसमें बताना है, तो इजी इडियम हो जाएगा, इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। रोज़ कलर्ड ग्लासेस, ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब कि सकारात्मक दृष्टिकोण होना जीवन के प्रति। रोज़ कलर्ड ग्लासेस जो होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, यह वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया इनका, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन को बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देख रहा है तो रोज़ कलर्ड ग्लास इसलिए ही यूज़ किया गया, है ना, कि उसमें क्योंकि ग्लासेस में से ही तो हम किसी चीज़ को देखेंगे। अब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अपने सामने देखना चाह रहा है या देख रहा है, तो वो ग्लास के अंदर से ही आपको दिखेंगी चीज़ें, है ना। सीधा देख रहे हैं, मतलब एक तरह से रेफरेंस के तौर पर आप ले सकते हैं कि रोज़ कलर्ड ग्लासेस हैं, उसमें को आप पॉजिटिव आउटलुक को देख रहे हैं। यह विचार दर्शाता है कि अगर आप गुलाबी रंग का चश्मा पहन लें तो सब कुछ आपको सुंदर दिखाई देगा, वह वास्तव में कैसा भी हो, है ना। लेकिन आपने ग्लास यूज़ किए हैं, मैं तभी इसलिए कह रहा था कि ग्लास में को देखना, ग्लास जो है आपका थोड़ा सा आउटलुक चेंज कर देंगे अगर वो कलरफुल है ना। यह मुहावरा उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, है ना। बुरा नहीं देखना, डिज़ास्टर नहीं देखना, केवल अच्छी चीज़ें देखनी है मुझे। नेक्स्ट इडियम है हमारा रॉयल रोड, मतलब अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री, आसान रास्ता। देखो रॉयल रोड जो होती है ना, मान लो कोई बहुत बड़ा कुछ आपके आसपास एरिया में, मान लो मुकेश अंबानी आ जाए, तो वो जो रोड है या पीएम आ जाए वो बिल्कुल क्लियर कर दी जाती है, उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल आम लोगों की वहाँ पर आवाजाही बंद कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो रॉयल रोड हो गई। ऐसे ही कुछ एक रोड ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में रॉयल रोड होती हैं, है ना। उन पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई भी ब्रेकर नहीं होते, कुछ भी वहाँ पर आम जनता का इंटरफेयर नहीं होता, भीड़ नहीं लगेगी, ट्रैफिक नहीं लगेगा। तो रॉयल रोड मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे, तो इसका मतलब हो जाता है आसान रास्ता। अब देखो इसका जो कंटेक्स्ट है, मतलब इसकी हिस्ट्री कहाँ से निकली, प्राचीन यूनान से हुई। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे ना, मैथमेटिशियन यूक्लिड, उसने मिस्र के राजा टॉलमी को ज्यामिति सिखाने का कठिन रास्ता बताते हुए कहा था, देयर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री, मतलब कि ज्यामिति सीखने का कोई राजसी या आसान रास्ता नहीं है, सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी रॉयल रोड नहीं है, वो उसको सिखा रहा होगा ज्योमेट्री, उसने कहा कि इसके लिए कोई भी रॉयल रोड नहीं है, मतलब रॉयल रोड की तरह कोई भी आसान रास्ता इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट इडियम है रब समबडी द रॉन्ग वे, टू इरिटेट और अनॉय समवन, किसी को परेशान करना, चिढ़ाना। पढ़कर ही आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा, है ना। पालतू जानवर विशेषकर बिल्लियों से है इसका, उनको उल्टी दिशा में सहलाने के लिए। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इनके बाल होते हैं ना, ऐसे होते हैं नीचे को, इनकी डायरेक्शन इधर को होती है, ठीक है। अब आपने हाथ जो हम फेरते हैं वो ऐसे फेरते हैं ऊपर से नीचे को, अगर आप
इस तरह से फेरने लगें तो इनके बाल हो जाएंगे खड़े, ठीक है। तो ये रॉन्ग वे है और इस रॉन्ग वे से ही बिल्ली चिढ़ जाती है, तो ये इडियम ख़त्म हो जाता है इसी तरह से आपका, ठीक है। देखते हैं जब बिल्ली के फर को उसके बालों की स्वाभाविक दिशा के विपरीत चलाया जाता है तो वह असहज हो जाती है, चिड़ी हुई महसूस करती है। इसी आधार पर कहावत बनी कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे असहज हो जाए, नाराज़ हो जाए, तो उसे रब द रॉन्ग वे कहा जाता है ना, कि वह चिढ़ चुका है। नेक्स्ट इडियम है हमारा रफल समबडीज फैदर। रफल समबडीज फैदर का मतलब अनॉय समबडी, सेम उसी की तरह है। रफल क्या होता है? रफल होता है अस्त व्यस्त कर देना, चीज़ों को उलझा देना। अब पक्षी के पंखों को आप रफल कर रहे हैं तो वो तंग तो होगा ही, वहीं से निकला है, वह बेचैन हो जाएगा, असहज हो जाएगा, चिड़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। इसी शारीरिक प्रतिक्रिया से रूपक निकला कि जब व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, उसे नाराज़ किया जाता है, तो कहा जाता है फैदर उसके रफल्ड हो गए। देख सकते हैं इसके जो फैदर हैं रफल्ड हो चुके हैं, गुस्से में इसको देख रहा है ना। चिड़िया ने इसके मतलब फैदर को चोंच से अपनी निकाल कर इसके रफल्ड कर दिए हैं। नेक्स्ट इडियम है रूल द रूस्ट, मतलब कि टू डोमिनेट, मेक ऑल द डिसीजंस, बी इन कंप्लीट कंट्रोल, हावी होना। अब देखो रूस्ट क्या होता है? मुर्गियों का बैठने का स्थान, जैसे रात में आराम के लिए मुर्गियाँ जहाँ पर बैठती हैं उसको रूस्ट कहा जाता है। अब रूस्ट जो है मतलब उनका घर कह सकते हैं बेसिकली मुर्गियों का, ठीक है। अब एक जैसे रूस्ट है ना, अब कोई एक मुर्गा है वो रूल कर रहा है रूस्ट पर, तो कहीं ना कहीं वो हावी है, वो डोमिनेट कर रखा है उसने, है ना, वो कंप्लीट कंट्रोल में है। यह मुहावरा उस समय से जुड़ा है जब ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों को पालना आम बात थी, ठीक है। वैसे जो ये कंटेक्स्ट है जो भी है इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं इसको। कुल मिलाकर आप इतना ध्यान रखो, रूस्ट जो होता है वो जो मुर्गी होती है उनका घर होता है, और वहाँ पर कोई मुर्गा आकर या मुर्गी ही आकर रूल कर रही है तो वो उन पे डोमिनेट कर रखा है उसने, और वो मतलब पावर में है, सारे डिसीजन उसके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे एक मुर्गा पूरे दड़बे, ये ही रूस्ट होता है, उसका मालिक होता है, वैसे ही कोई व्यक्ति किसी स्थान, समूह या किसी चीज़ पर पूरा का पूरा नियंत्रण रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं रन डाउन। फ्रेजल वर्ब है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। यह इस विचार पर आधारित था कि जब कोई किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नीचे गिराता है तो वह उसकी इज्जत को नीचे की ओर धकेलता होता है। रन डाउन, किसी की जो इमेज है उसको रन डाउन करना, मतलब कि नीचे की ओर धकेलना, मतलब आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं। रन डाउन कहा गया इसको, यह विशेष रूप से मौखिक आलोचना या हतोत्साहन के लिए यूज़ होने लगा। नेक्स्ट इडियम है रन इनटू, अगेन फ्रेजल वर्ब है। इनकर्ड, मेट विद, मतलब कि दौड़ से गुजरना। इसका मूल अर्थ था किसी चीज़ से टकरा जाना या आकस्मिक रूप से किसी से मिल जाना। इस मुहावरे की शुरुआत एक भौतिक टक्कर या संयोगवश आमना सामना के विचार से हुई। पहले इसे सड़क पर चलती गाड़ी या व्यक्ति के किसी अन्य वस्तु से टकरा जाने के संदर्भ में यूज़ किया जाता था। फिर इसका प्रयोग धीरे धीरे मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक स्थितियों के लिए भी होने लगा, मतलब किसी चीज़ से मिल जाना, किसी दौर से गुजरना, मेट विद, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा रन इनटू रफ वेदर। पढ़कर ही पता लग रहा है, मतलब आप कठिनाई में कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं। रफ वेदर में आप अपनी शिप को चला रहे हैं। एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्टी, कठिनाइयों का सामना करना, नॉटिकल लैंग्वेज से ही है। रफ वेदर भी है यहाँ पर, मतलब तूफ़ान आ रहा है, ख़राब समुद्री हालात हैं। जब जहाज़ समुद्र में यात्रा करते समय अचानक तूफ़ान या ख़राब मौसम में फंस जाते थे तो कहा जाता था कि वे रन इनटू रफ वेदर हो गए हैं, है ना, मतलब वे कठिनाई में हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा रन आउट ऑफ स्टीम, टू लूज एंथुजियाज्म एंड स्टॉप एग्जॉस्ट वंस एनर्जी। थक जाना, उत्साह कम हो जाना। ये जब स्टीम इंजन होते थे, भाप से चलने वाले इंजन, परिवहन और उद्योगों में आम हो गए थे, तभी से ये निकला है, उन्हीं से निकला है। उस समय ट्रेनें और मशीनें भाप की शक्ति से चलती थी। जब इन मशीनों में ईंधन, कोयला या लकड़ी समाप्त हो जाती थी तो भाप बननी भी बंद हो जाती थी और इंजन धीरे धीरे बंद हो जाता था। इसी यांत्रिक व्यवहार से यह मुहावरा बना रन आउट ऑफ स्टीम। आपकी जो स्टीम है वो पूरी पूरी ख़त्म हो गई है, तो आपकी जो मशीन है या आप ही हैं वो थक गए हैं, ख़त्म होने वाले हैं, मतलब कि उत्साह कम हो जा रहा है, भाप समाप्त हो गई है। प्रतीकात्मक अर्थ हो गया व्यक्ति का जोश, ऊर्जा, उत्साह धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट इडियम है रन ऑफ द मिल, मतलब कि ऑर्डिनरी, साधारण, मामूली। अब जो टेक्सटाइल मिल्स होती है ना, कपड़ा मील, उसी से इसका संबंध है। मूल रूप से रन ऑफ द मिल का अर्थ होता है किसी मील, जो फैक्ट्री होती है, उससे सीधा निकला हुआ औसत गुणवत्ता की वस्तुएं, है ना।
जो बिना किसी खास परीक्षण या सुधार के होती है। देखो मैं बताना चाहता हूँ, एक तो चीज़ हो जाएगी टेक्सटाइल मिल से डायरेक्ट कोई चीज़ कोई कपड़ा कंज्यूमर तक पहुँचना, डायरेक्ट पहुँचा है। एक हो गया मतलब 2-3 जगह उसका चेकअप हुआ, मतलब क्वालिटी उसकी चेक की गई, उसमें सब चीज़ कुछ गलत तो नहीं हुआ, ये सब चेक किया गया। ये सब चेक करने के बाद साइज़ इशू मतलब क्वालिटी ये सब चेक करने के बाद वो तब जाकर फाइनल प्रोडक्ट बनी, मतलब कंज्यूमर को गई। तो ये चीज़ें कहलाई जाती है ब्रांडेड, मतलब ये ध्यान रखते हैं चीज़ों का, इनका एक अपना एक कहते हैं ना, ये तो कंपनी की चीज़ है और ये मतलब लोकल वही चीज़ है। मतलब रन ऑफ द मिल, जो सीधा का सीधा मिल से आ रही है ना, मिल से दौड़ी हुई है वो, तो उसको साधारण और मामूली चीज़ होगी। और बीच में उसमें क्वालिटी चेक हुए हैं, उसका पूरा का पूरा इंस्पेक्शन हुआ है, सब चीज़ें उसमें एग्जीक्यूट हुई हैं, तब आपके पास पहुंची है, वो कंपनी की चीज़ है। वो थोड़ी सी साधारण से एक अपर कैटेगरी की होगी, कंपनी की चीज़ें होंगी, है ना। जो बिना किसी खास निरीक्षण या सुधार की होती है, यानी ऐसी चीज़ें जो विशेष नहीं होती, बस आमतौर पर उत्पादन में आई हुई होती है ना। ये मुहावरा बाद में प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल होने लगा उन चीज़ों या व्यक्तियों के लिए जो सामान्य, साधारण और बिना किसी खासियत के होते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि मील से डायरेक्ट कोई चीज़ निकली है, इस कंटेक्स्ट से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इडियम है सेल क्लोज टू द विंड, मतलब हो जाएगा डू समथिंग डेंजरस और इवन इलीगल, खतरनाक या अवैध काम करना। अब पता तो लग ही पा रहा होगा, मतलब आपका जो शिप है वो हवाओं के जो तेज़ हवाएं हैं, लहर हैं, उनके बिल्कुल क्लोज सेल कर रहा है, तो आप खतरनाक स्थिति में हैं। समुद्री जहाज़ों के दौर से उत्पन्न हुआ है। सेलिंग करते समय हवा के बहुत ज़्यादा नज़दीक जहाज़ चलाना जोखिम भरा काम माना जाता था। जब कोई नाविक जहाज़ को बहुत ज़्यादा हवा की दिशा के पास चलाता तो जहाज़ के संतुलन और गति पर खतरा बन जाता था। ठीक है, तो इसी से ये इडियम निकला है। इसका मतलब हो गया ऐसा काम करना जो कानून नैतिकता की सीमा के बहुत करीब हो, यानी जो सही और गलत के बीच की बहुत पतली रेखा पर चलता हो। सेल क्लोज टू द विंड मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इडियम है सैलड डेज, मतलब हो जाएगा एडोलेसेंस, मतलब कि किशोरावस्था। यहाँ पर सैलड डेज से जो तात्पर्य था युवावस्था के वे दिन जब उन पर अनुभव कम होते हैं, भावनाएं उनकी शांत रहती है, यानी जब वह हरी कच्ची सोच रखती थी, है ना। ग्रीन शब्द यहाँ अपरिपक्वता और युवावस्था के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ। सैलड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो सैलड होता है ग्रीन और ताज़े होते हैं, हरे और ताज़े होते हैं, जो युवावस्था की ऊर्जा, ताजगी और अपरिपक्वता का प्रतीक बन गया। तो सैलड डेज मतलब कि किशोरावस्था के आपके दिन हैं, अपरिपक्व हैं आप, है ना। और मतलब आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, भावनाएं, फीलिंग हो सकती है, वे भी शांत होती हैं, है ना। तो सैलड डेज एडोलेसेंस ये यहीं से निकला है। इसमें सैलड को इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हरा जो सलाद होता है वो हरा होता है, ताज़े होते हैं, है ना। ताज़ा मतलब उसमें एनर्जी होती है, ताजगी होती है, और अपरिपक्वता सैलड जो है वो हम मतलब कच्चे ही खाते हैं ना, तो अपरिपक्वता आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा साल्ट ऑफ द अर्थ, ए गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति। साल्ट ऑफ द अर्थ बाइबल से निकला है। वहाँ पर जो यीशु थे उन्होंने अपने अनुयायियों से क्या कहा था, यू आर द साल्ट ऑफ अर्थ, मतलब कि तुम पृथ्वी के नमक हो। उस समय जो साल्ट है ना, नमक, वो उसका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, बहुत कीमती, शुद्धता, संरक्षण और मूल्य का प्रतीक माना जाता था। यह जीवन के लिए आवश्यक था और समाज में सच्चे, भरोसेमंद, मेहनती, नैतिक रूप से मजबूत लोगों के लिए साल्ट ऑफ द अर्थ यूज़ किया जाता था। यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, देख सकते हैं आप। ईडियम मेरे ख्याल से अब आप नहीं बोलेंगे, कंटेक्स्ट आपको अगर समझ में आ गया है। नेक्स्ट ईडियम है सेव योर ब्रेथ, मतलब हो जाएगा मेक एन एफर्ट दैट विल बी फ्यूटाइल, बेकार में प्रयास करना, है ना। फ्यूटाइल्स, ये जो थोड़ी बहुत टाइल्स है ये बेकार हो गई हैं, ये हमने पहले याद कर रखा है। सेव योर ब्रेथ का जो सीधा संबंध है सांस बचाने की अवधारणा से है। यहाँ पर जो ब्रेथ है वो प्रतीकात्मक रूप से बोलने या समझाने की कोशिश को दर्शाता है। मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात कहने की कोशिश मत करो क्योंकि उनका कोई भी असर नहीं होगा, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ऊर्जा, अपनी जो सांस है उसको बचाओ। यह वाक्यांश उन स्थितियों में उत्पन्न हुआ जहाँ कोई व्यक्ति किसी ऐसे को समझाने की कोशिश करता है जो सुनने के लिए तैयार ही ना हो, ठीक है। तब यह सलाह दी जाती है कि अपनी सांस को बर्बाद मत करो, यानी कि बेकार की बहस में मत पड़ो, क्योंकि बहस करते वक्त भी हम अपनी मतलब जो एनर्जी है, मतलब जो ब्रेथ है, जो सांस है, उसका जो कंटेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो बेकार में आप अपना एफर्ट मत डालो, उसमें बेकार में प्रयास मत करो,
सेव योर ब्रेथ, अपनी जो सांसें हैं उनको बचा कर रखो, बेकार में प्रयास मत करो। नेक्स्ट इडियम है सेव्ड बाय द बेल, मतलब कि सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम पल में बचाया गया। देखो बॉक्सिंग से ही आया है, उसमें मुकाबले के दौरान गंभीर संकट में जैसे कोई गिरने की कगार पर हो या हारने वाला हो, लेकिन तभी राउंड ख़त्म हो जाए, मान लो आप हारने वाले हों और तभी के तभी बेल बज जाए, मतलब कि राउंड ख़त्म हो जाए, तो वह अस्थायी रूप से बच जाता है, इसलिए कहा जाता है ही वॉज सेव्ड बाय द बेल। मतलब कि मुहावरा मतलब कि आप अंतिम पल में आप बिल्कुल हारने वाले थे, हार जाते तो ख़त्म हो जाता मामला, अब आप मतलब टाइमिंग ख़त्म हो गई है तो क्या पता आप दूसरी बारी में जीत जाएं, ठीक है। तो आप मतलब सेव्ड हो चुके हैं बाय द बेल, है ना। आम बोलचाल में इसका यूज़ होने लगा उन स्थितियों के लिए जहां कोई व्यक्ति आखिरी समय पर किसी अनहोनी मुश्किल से घंटी बजने जैसी घटना की वजह से बच जाता है, जैसे घंटी बजती है बॉक्सिंग में, ऐसे ही कोई बच जाता है। नेक्स्ट इडियम है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब हो जाता है रियलाइज़ द ट्रूथ अबाउट समबडी या फिर समथिंग। अब सी थ्रू आप किसी के अंदर में को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसके अंदर की बात जान ली है, मतलब आपको सच्चाई पता लग चुकी है, आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब है वैसे तो, इसका इस्तेमाल इस विचार से आया है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के आर पार देख सकता है, उसकी सतह के पीछे छिपी असलियत को भी वो अगर समझ सकता है तो आप उसको सच्चाई पता लग जाएगी। नेक्स्ट इडियम है स्कैपगोट्स, मतलब कि पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, बलि का बकरा, है ना, ये बलि है। बलि का बकरा होना, दूसरों की गलती के लिए दोषी ठहराया जाना। अब देखो इसकी जो जड़ें हैं यहूदी परंपरा से है, वहाँ पर डे ऑफ अटोनमेंट नामक पर्व होता था, वहाँ पर 2 बकरों को चुना जाता था बलि देने के लिए, ठीक है, बलि दी जाती थी वहाँ पर। अब देखो जो पहला बकरा होता था, है ना, पहले बकरे को तो बलि दे दी जाती थी, मतलब 2 बकरों को चुना जाता था, पहले बकरे की बलि दे दी जाती थी भगवान के लिए, दूसरे बकरे को प्रतीकात्मक रूप से पूरे समुदाय के उस जो पाप होते थे वो उस पर लाद दिए जाते थे, इसी को ही स्कैपगोट कहा जाता था, है ना। जो दूसरा वाला होता था, पहले वाले की तो बलि चढ़ा दी, दूसरे वाले के ऊपर सारे के सारे पाप लाद कर, इसके ऊपर पाप लाद कर इसको छोड़ दिया जाता था जंगल में, ताकि वह पापों के साथ समाज को, पाप को दूर ले जाए और समाज को शुद्ध कर दे। इसी परंपरा से स्कैपगोट शब्द का अर्थ बना वह व्यक्ति जिसे दूसरों की गलतियां और अपराधों का दोषी ठहरा दिया जाता है, भले ही उसका दोष असल में ना हो, ठीक है, उसका दोष कुछ ना हो, लेकिन उस पर, जैसे ये बकरा था दूसरे वाला, इसका दोष कुछ नहीं था, लेकिन पूरे समाज के इस पर पाप थोप दिए गए थे और इसको दूर भेज दिया गया था। तो स्कैपगोट्स मतलब कि बलि का बकरा, दूसरों की गलती के लिए इसको दोषी ठहरा दिया गया था। नेक्स्ट इडियम है स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, एक बार ही पढ़कर आपको याद हो जाएगा ये। फोर्स टू यूज़ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, मतलब कि संसाधनों की कमी का सामना करना। अब देखो जैसे लकड़ी के बैरल्स होते हैं ना, इनका प्रयोग पहले के समय में अनाज, मांस, तेल, अन्य सामान रखने के लिए किया जाता था। जब किसी बैरल या फिर पीपे का ऊपरी और मध्यम हिस्सा यूज़ हो जाता था तो वो मतलब उसमें थोड़ा ही चीज़ें बचती थी, अंत में बचा हुआ भाग आमतौर पर सबसे घटिया चिपका हुआ अवशिष्ट होता था, है ना। उसमें मतलब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो मतलब बेकार होता था बॉटम ऑफ द बैरल। अगर कोई बॉटम ऑफ द बैरल तक पहुंचकर वहाँ से सामग्री निकाल रहा है, मान लो तेल है ना, जो खाने वाला होता है, अब आप बॉटम ऑफ द बैरल में जाके भी उसमें मतलब ब्लैक बैग भी वो मतलब पड़ा रहता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ पड़ी रहती है, अब वो भी आप निकाल रहे हैं तो यह माना जाता था कि वह मजबूरी में सबसे घटिया चीज़ का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं। स्क्रैप शब्द यह दिखाता है कि अब और कुछ नहीं बचा, फिर भी थोड़ा बहुत नीचे से कुरच कर निकालना पड़ रहा है। स्क्रैप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बैरल, तो आप समझ चुके होंगे संसाधनों की कमी का सामना करना, है ना। नेक्स्ट इडियम है सेकंड टू नन, मतलब हो जाता है एज गुड एज और बेटर देन ऑल अदर्स, किसी से कम नहीं होना। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के बाद दूसरा नहीं, किसी के बाद दूसरा नहीं यानी कि सर्वश्रेष्ठ, मतलब आप दूसरे पॉइंट पर नहीं हैं, ठीक है, आप सर्वश्रेष्ठ है, बेजोड़ हैं। इसे विशेष रूप से उन व्यक्तियों, वस्तुओं, गुणों के लिए यूज़ किया जाता है जो उत्कृष्टता की दृष्टि से सबसे ऊपर माने जाते हैं और किसी से कम नहीं होते, सेकंड टू नन, है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं सी आई टू आई, ये भी शायद हमने कर रखा है, बी इन फुल एग्रीमेंट, पूरी तरह से सहमत होना। मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ एक एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि हम कुछ हाव भाव ऐसे करते हैं कि हम एक दूसरे की आंख में देखकर ही चीज़ों को मतलब एग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये कर दो,
तो आँख से आँख मिलाना प्रतीक है एक जैसी सोच का, एक जैसे नज़रिए का जिसमें दोनों पक्षों में कोई भी विरोध नहीं होता। नेक्स्ट इडियम है सी द लाइट ऑफ डे, मतलब हो जाता है बिकम पब्लिकली नोन, मतलब लोगों के नज़र में आना। देखो इसका जो हिस्ट्री है ना वो जन्म के संदर्भ में होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पहली बार दिन का उजाला देखता है। बाद में यह अभिव्यक्ति किसी विचार, योजना, पुस्तक, दस्तावेज, आविष्कार या रचना के सार्वजनिक रूप से सामने आने या प्रकाशित होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगी। सी द लाइट ऑफ द डे, देख सकते हैं बच्चे को धूप दिखाई जा रही है, मतलब कि इसकी नज़र में धूप आ चुकी है ना, पहली बार ये चीज़ों को देख रहा है, मतलब कुछ चीज़ें मतलब प्रकाशित हो गई हैं। लाइट जो डे की लाइट होती है उसमें चीज़ों का मतलब डिस्क्लोज हो गया है कुछ चीज़ें, और वो सबकी नज़रों में आ चुकी हैं, है ना। तो आप सीधा पढ़कर भी इसमें सेंस लगा सकते हैं। सी द लाइट ऑफ द डे मतलब लोगों की नज़र में आना, कोई चीज़ जो है वो सबको पता लग चुकी है। नेक्स्ट इडियम है सेलिंग लाइक हॉट केक्स, टू हैव ए वेरी गुड सेल, टू सेल क्विकली, बहुत अच्छी बिक्री होना। पढ़कर पता लग रहा होगा मेरे हिसाब से पुराने समय में बाज़ारों और मेलों में ताज़े, गर्म और मीठे केक्स, जो हॉट केक्स होते हैं, पैन केक्स होते हैं, बहुत तेज़ी से बिक जाते थे। जैसे ये बनकर तैयार होते थे ग्राहक उन्हें तुरंत खरीद लेते थे। यही तेज़ बिकने वाली प्रवृत्ति इस मुहावरे की नींव बनी। धीरे धीरे कहावत किसी भी चीज़ के बहुत तेज़ी से बिकने और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के सेंस में इसको यूज़ किया जाने लगा। जैसे हॉट केक्स बिक जाते थे एकदम, मतलब कि बहुत जल्दी बिक जाना। नेक्स्ट इडियम है सेंड हिम पैकिंग, टर्मिनेट हिज सर्विसेज, मतलब नौकरी से निकालना। पैकिंग जो है इसका मतलब हो जाता है सामान समेटना और रवाना होना, जैसे ये अपना सामान उठाकर चल दिया है। यह कहावत मूलतः उन स्थितियों के लिए बनी जब किसी को जल्दी और बेइज्जती से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे नौकरी से निकालना, घर से भगा देना, किसी जगह से ज़बरदस्ती विदा कर देना। तो सेंड हिम पैकिंग मतलब अपना पैकिंग करके अपना निकल जाओ, किसी को पैकिंग करने के लिए भेज देना, मतलब आपने उसको नौकरी से निकाल दिया है। नेक्स्ट इडियम है हमारा सेपरेट द वेट फ्रॉम द चैफ, मीनिंग हो जाता है टू सेपरेट द वैल्यूएबल, किस में से, वर्थलेस में से। टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस, किसी बुरी चीज़ में से अच्छी और बुरी चीज़ों को अलग करना, सेपरेट करना, है ना। अच्छे बुरे की पसंद करना। धार्मिक और कृषि से इसका रिलेशन है, कृषि से इसमें प्रेफर करेंगे हम। गेहूं और जो भूसी होती है, जो चैफ होती है, इसको अलग करना, यह वह प्रक्रिया थी जिसमें कटाई के बाद अनाज, वीट को फूंक या छान कर भूसी से, जो चैफ होती थी, उससे अलग किया जाता था, क्योंकि भूसी जो है अनुपयोगी होती है और गेहूं एक पोषक तत्व होता है। तो अच्छी और बुरी चीज़ें आपने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर लिया है। अच्छे बुरे की मतलब उन दोनों को अलग कर देना, है ना, उनको जानना। तो मेरे हिसाब से ये भी इडियम आप इस कृषि के जो फार्मिंग होती है, अनाज निकलना होता है, उसके कंटेक्स्ट से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है सेट एट लिबर्टी, टू रिलीज़, मुक्त कर देना। लिबर्टी से आप इसको सीधा रिलेट कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब हो जाता है स्वतंत्रता। सेट एट लिबर्टी का तात्पर्य हुआ किसी को आज़ाद करना, मुक्त कर देना, इजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है सेट फोर्थ, एक्सप्लेन, व्याख्या करना। अब इसमें सेट का अर्थ हो जाता है रखना, शुरू करना किसी चीज़ को। फोर्थ जो है इसका मतलब होता है आगे की दिशा में, ये आपको थोड़ा सा याद करके रखना है फोर्थ का मीनिंग बेस्ड दिया वैसे तो। इसी तरह सेट फोर्थ का शाब्दिक अर्थ बन जाता है आगे बढ़ना, किसी बात को आगे रखना, एक्सप्लेन, व्याख्या करना किसी चीज़ को। जैसे ये अपने जो थॉट हैं, अपनी थिंकिंग है, वो सभी के आगे रख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। आज की वीडियो का लास्ट इडियम देखते हैं सेट वंस साइट्स ऑन, टू डिसाइड टू अचीव समथिंग, लक्ष्य निर्धारित करना। जो साइट्स होता है इसका तात्पर्य है हथियार पर लगे वे उपकरण, एमिंग डिवाइस, जो लक्ष्य साधने के लिए उपयोग किए जाते थे। जैसे देख सकते हैं ये कोई गन ले रहा है और गन के ऊपर जैसे स्नाइपर होती है ना, स्नाइपर के ऊपर ऐसे इस तरह से इसको वो लगा दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइट्स। अब जब कोई शिकारी या सैनिक किसी विशेष लक्ष्य पर अपने हथियार की साइट्स को सेट करता है तो इसका मतलब होता है कि वह उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। टू डिसाइड टू अचीव समथिंग, किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को वो मतलब ग्रैब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे आपने गेम्स भी खेले होंगे तो आप उसमें स्नाइपर यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पर भी ये साइट्स लगी होती है, इसको साइट्स कहते हैं। तो उससे देखते हैं तो आपने टारगेट को लॉक कर लिया है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और मतलब उसको आप अचीव करके रहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको 100 इडियम्स में से फ्रेजल वर्ब के कुछ अगर हटा दें तो सभी आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। आप एक दो बार में ही, मेरे ख्याल से काफ़ी तो आपके अभी क्लियर हो चुके होंगे अगर आपने अपने ये जो दिमाग है इसको खोल कर रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने इडियम्स के साथ।
और लाइक कर देना वीडियो को, है ना। वैसे मैं कम ही कहता हूँ, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।